नमस्कार, न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार। हिंदी दिवस के मौके पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जामिया मिल्ला इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रदेव यादव, लेखिका वंदना राग, लेखक दिव्य प्रकाश दुबे और नीलोत्पल मृणाल। आप सबका न्यूज लॉन्ड्री में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद बसंत जी। आज हम बातचीत करेंगे बदलती हुई हिंदी, नई वाली हिंदी और नई वाली हिंदी को लेकर हो रही राजनीति और उसकी आलोचना पर। लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं हिंदी दिवस पर, जिसको लेकर हरिशंकर परसाई ने कहा था कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी बोलना चाहिए। ऐसे में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ये हिंदी दिवस जो हम जब छोटे थे तब से मना रहे हैं, हमारे बिहार में तो टिकट भी मिलता था इस दिन, तो ये एक सरकारी इवेंट है जैसे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप नदियों को बर्बाद कर रहे हैं, आप पहाड़ को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप पर्यावरण दिवस एक मना लेते हैं। वैसे हिंदी दिवस का एक पखवाड़ा चलता है और फिर दुनिया अपनी रफ्तार में चलती है। या इससे अलग भी इसका कोई इम्पैक्ट है? मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ। चंद्रदेव यादव सर, आपसे शुरू करें। हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो हम लोग हर साल इसका सामना करते हैं, हम लोग भी मनाते हैं। और अब तो उसका दायरा भी बढ़ गया है सोशल मीडिया तक पर। अन्यथा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक ही सीमित था या सरकारी दफ्तरों तक। लेकिन इसकी थोड़ी सार्थकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदी दिवस की कोई सार्थकता नहीं है। जैसे कि विश्व हिंदी सम्मेलनों की हुआ करती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस घूमने फिरने के लिए लोगों को थोड़ा सा मौका मिल जाता है। तो हिंदी दिवस संविधान में जो हिंदी के बारे में प्रावधान है उसको दोहराते हुए और एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को कार्यालय में अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो उस लिहाज से तो बहुत बढ़िया है, और उनके लिए बहुत बढ़िया है कि कम से कम जो जहां पर हिंदी पखवाड़ा या हिंदी माह मनाया जाता है वहां पर वो 15 दिन या 1 महीने हिंदी में काम करते हैं। भले वो आगे फिर जाकर के अंग्रेजी में आ जाते हैं, लेकिन ये रस्मन नहीं होना चाहिए। इसको अपने व्यवहार में उतारने की जरूरत है। जैसे हम घर परिवार में जो भाषा बोलते हैं, अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी को बैंक में भी या दूसरे ऑफिस में भी, दफ्तरों में भी हमें उसको बरतने की जरूरत है। ये नहीं कि हम बाहर कोई और भाषा बोल रहे हैं और वहां पर हम केवल अपनी शान के लिए और ये दिखाने के लिए कि हमें अंग्रेजी आती है, हम अंग्रेजी के सिवा कुछ नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी में हम काम करेंगे। ये जब तक जिद नहीं छोड़ेंगे तब तक हिंदी दिवस एक रस्म अदायगी बन करके रह जाएगा। जी वंदना मैम, आप। मुझे तो लगता है कि ये मनाना सचमुच एक रस्मी त्योहार की तरह ही है, क्योंकि अंततः जाकर लोग इसे, जब पखवाड़ा मनाया जाता है तो बहुत सारे ऐसे बैंकों में मुझ जैसे अदना से लेखकों को बुलाया जाता रहा है बहुत पहले से भी कि आप आकर जज कर दीजिए, लोगों ने निबंध लिखे हैं, आप जज कर दीजिए या आप प्राइज दे दीजिए। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता है कि उसके बाद उन लोगों ने, जिन्होंने प्राइजेस भी जीते थे, उन्होंने कभी घूम कर भी हिंदी की ओर नजर भर ताका होगा या देखा होगा। या मैं ही गई थी और मेरी कुछ ही कहानियां प्रकाशित हुई थी तो उन कहानियों को खोलकर पढ़ा भी होगा। तो इसका बहुत कोई रिजाउंडिंग इफेक्ट नहीं रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत लंबे समय तक इसकी अनुगूंज बनी रहती है। कुछ नहीं, वो एक रस्मी जैसे ऑफिशियल काम होते हैं उसी तरह से इसे मनाया जाता है। सोशल मीडिया के आने के बाद जरूर इसको एक सेलिब्रेशन के तौर पर कई लोग अपनी वॉल पर और इंस्टा पर और बहुत सारी चुनिंदा गजलें, शेर कुछ लगाकर इसको एक्सप्रेस जरूर करते हैं। लेकिन अंततः मुझे लगता है कि इसकी कोई व्यापक अंतर्ध्वनि नहीं है, ये एक रस्मी त्योहार जैसा ही बनकर रह गया है। दिव्य सर, आप मतलब हिंदी में एक बदलाव के नेतृत्व के रूप में देखे जाते हैं। मैं तो जब हम नई वाली हिंदी पे बात करेंगे तो आपको उसका पोस्टर बॉय भी कहा जाता है। मैं एक इंटरव्यू में आपको देख रहा था। आप हिंदी दिवस मनाते हैं या आपको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है? नहीं, मेरी तो पिछले 15-20 साल से कोशिश ही रही है कि हिंदी दिवस को सरकारी जो 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 स्पॉन्सर्ड जो इवेंट है पूरे के पूरे, जो कि भाई 15 दिन ये करना है, अब 7 दिन ये होगा,
इससे तोड़ दिया जाए, साल भर हिंदी दिवस क्यों ना मनाया जाए। जैसे, और मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ, और जिस तरीके से मैं पिछले 4-5 साल में एंगेजमेंट देख रहा हूँ, जो इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी है, फेसबुक पे कई सारी कम्युनिटी है, मैं इन जनरल जो यंगस्टर्स में जो एक्साइटमेंट है ना उसको लेके, वो अलग ही तरीके का, और वो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे अभी से 14 तारीख को मुझे बोलने के लिए, मतलब ऐसा है कि मना करना पड़ रहा है, मैं उतनी जगह नहीं बोल सकता या वो नहीं बात कर सकता। और हम लोग जो भी चीज अप्रोच हमारा रहा है, वो एक दिन पे फोकस कभी भी नहीं रहा। जब हम लोग चाहे किताब लाते हैं, चाहे कोई बात करते हैं, और वो पूरा 100 दिन, 150 दिन, 300 दिन बनाना चाहिए, और हम लोग वही प्रैक्टिस भी करते हैं। और मैं बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हमेशा से ही बोलता हूँ कि हिंदी दिवस में 14 दिन जो आप हिंदी में काम करते हैं, बजाय उसके जब आप किसी भी बॉम्बे में या किसी भी बिल्डिंग में जब आप एंट्री करते हैं, तो जब आप वहां नाम देखते हैं ना, लाइन से 25 लोगों की एंट्री हुई है अंग्रेजी में, तो आप वहां जब हिंदी में लिखते हैं ना, तो गार्ड भी पूछता है, सर आप रहने वाले कहाँ के, है ना। तो वो एक आप वहां पे एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ले लेते हैं हमेशा से ही, क्योंकि वो एक सामने वाले को लगता है यार कोई हमारे बीच का आदमी है ये जो है इस तरीके का। तो मैं ये मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है कि वो जो सरकारी जो चल रहा है उसकी तो मुझे हवा नहीं है कि किस तरीके का है, और इस तरीके के इवेंट्स में वो जो होता है और उससे कुछ इम्पैक्ट होता है, वो जाहिर सी बात है कि कोई बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जो उसके इतर जिनको कोई फायदा नहीं है, वो लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। यंगस्टर्स काफी अच्छे से कर रहे हैं, और काफी मतलब मैं तो जैसे 14 तारीख को कोशिश करता हूँ कि मेरी किताब भी उसी दिन रिलीज हो, जबकि 2 बार ये कोशिश सफल रही है लगभग। तो ये कि हम इस दिन को कम से कम अपने हिसाब से, जो हम लोग उस हिंदी से ही कमा रहे हैं, जी रहे हैं, तो हम उसको और बड़ा कर पाए और सेलिब्रेट कर पाए। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। आपने कहा काफी लोग आपको बुला रहे हैं लेकिन आप मना कर रहे हैं, हमें मना नहीं किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। निरुत्तर सर, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कि मनाया जाना चाहिए? जिस तरीके से मनाया जाता है वो एक पैटर्न आपको सही लगता है या नहीं? नहीं, पहला तो ये है कि हम लोग हर दिवस के साथ ये एक प्रश्न आजकल कोर्स की तरफ पूछा जाने लगा है, ये दिवस क्यों मनाया जाए। हिंदी में अगर बात करें, इसको नहीं मनाने के क्या क्या फायदे हैं, कभी आप किसी से पूछा है क्या? हिंदी दिवस नहीं मनता तो गजब गजब फायदा होता, और हम उससे वंचित रह जा रहे हैं क्योंकि हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। जी जी। अब ऐसा बात है कि हिंदी दिवस कितने प्रभावी तरीके से मनाया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जब हिंदी बोलने वाले करोड़ों की आबादी वाला देश ही ऐसी बात करेगा कि ये केवल सरकारी काम है, जिसका आधा उत्तर अभी दुबे जी ने दे दिया कि वो केवल सरकारी खानापूर्ति नहीं है। जब हम कहते हैं कि हिंदी दिवस मनाते हैं, तो आपको दशहरा मनाने के लिए छुट्टी तो सरकार भी देती है, लेकिन कलश स्थापन तो आप खुद करते हैं। ईद की छुट्टी तो आपको सरकार भी देती है, लेकिन नमाज तो आप खुद अदा करते हैं। तो आपको हिंदी दिवस मनाने के लिए सरकार ने एक दिन दिया या एक फंड दे रही है कि आप इतने दिन काम करो, हिंदी को लेके उत्सव मनाओ, हिंदी को लेके जागरूकता फैलाओ, हिंदी को लेके कार्यक्रम करो, जागरूक हो। तो उसके बाद कलश स्थापन तो अपने करना होगा ना, नमाज तो अपने पढ़ना होगा ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न बहुत ज्यादा मायने रखता है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने व्यवहार में लाएं और आपको महसूस हो कि इसकी जरूरत है, हिंदी कनपट्टी पर लाठी रख के क्यों मनवाया जाए? आपसे अंग्रेजी कोई जबरदस्ती बुलवा रहा है, आपसे पेट बुलवा रहा है, आपसे ओहदा बुलवा रहा है, उसकी चाहत बुलवा रही है, आपको लगता है कि वो सम्मान पालेंगे। जिस दिन आपके मस्तिष्क में यह बात घुस जाएगी या दिखने लगेगी, दृष्टिगोचर हो जाएगी कि हिंदी पैसा देने लगी, हिंदी सम्मान देने लगी, आप अपने मनाइएगा, बिना बोले मनाइएगा। सरकार 16 तारीख कर देगी, आप फिर 14 तारीख कर दीजिएगा। सरकार बंद कर देगी, आप 3 दिन मनाइएगा। ये सारी बातें हैं, ये बहुत ज्यादा इस पर लंबा विमर्श मुझे नहीं लगता है कि बहुत उपजाऊ विमर्श होगा। लेकिन सर, जब हिंदी दिवस मनाया जाता है तो एक तरीके से अंग्रेजी को लेकर के, अंग्रेजी से भय दिखाने वाली बात हमने खुद देखा है। जैसे हरिशंकर प्रसाई कहते हैं कि हिंदी बोलने वाले से कहा जाता है हिंदी बोलो, तो एक अंग्रेजी से भय दिखाया जाता है। मसलन मैं जब बातचीत करने से पहले कुछ ढूंढ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो 2016 में मृणाल पांडे जो लेखिका और पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया था 2016 में हिंदी दिवस के दिन कि हिंदी दिवस एक सरकारी पाखंड बनकर रह गया है। आज भी बड़े नेता अपना हिंदी साक्षात्कार अंग्रेजी चैनल को देते हैं, सरकारी प्रश्न पत्र अपठनीय है। हालांकि इनका दूसरा लाइन सरकारी प्रश्न पत्र अपठनीय, ये तो ठीक है, लेकिन कोई हिंदी बोलने वाला नेता अगर अंग्रेजी चैनल पर जाके हिंदी में बात करता है तो मुझे तो लगता है कि ये फायदेमंद बात है, क्योंकि अंग्रेजी वालों के पास हिंदी में सूचनाएं पहुंचेंगी। उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कुमार विश्वास ने लिखा था कि संसद से लेकर सड़क तक केवल नारे ही शेष मिले, हिंदी का दिवस मनाने का अंग्रेजी में आदेश मिले।
तो एक लंबे समय से हम देखते रहते हैं कि हिंदी पट्टी के लोग, खासकर लेखन तबके में, अंग्रेजी को लेकर भय का माहौल बनाया जाता है। नहीं, मैं एक बड़ा मूल बात हम लोग छोड़ते हैं इस बहस में। मैं उसका उत्तर हालांकि दे चुका हूं, लेकिन फिर दोबारा स्पष्ट करता हूं। हम क्यों अंग्रेजी की तरफ जा रहे हैं, ये दिया कैसे जा रहा है, ये कौन जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ, कौन कर रहा है? सीधी सी बात है कि आपको लगता है कि आप अंग्रेजी में एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। सम्मानजनक जीवन जीने का मतलब आप अंग्रेजी में सरकारी नौकरी पा लेते हैं। सम्मानजनक जीने का मतलब आप अंग्रेजी बोल के अच्छी कंपनी में अच्छे पद पे जा रहे हैं। सम्मानजनक जीने का मतलब आप अंग्रेजी जानते हैं तो आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपका हो रहा है। तो ये आप इस वाले पर्दे को हटा के बात नहीं की जा रही है। बात ही की जा रही है कि अंग्रेजी आगे जा रही है, अंग्रेजी से डराया जा रहा है। हमें यह बताया जाए कि हिंदी को अंग्रेजी के समकक्ष खड़ा करने के लिए जो सम्मानजनक स्थितियां चाहिए, यानी कि अगर हिंदी में आईएएस का टॉपर जिस दिन होने लगेगा भारत में, जिस दिन वो मैथिली की भाषा में होगा, पाली में होगा, जिस दिन वो डोगरी में होगा, उस दिन अंग्रेजी को आप आगे पीछे करिए ना करिए, ये भाषाएं खुद ब खुद आगे चली जाएंगी। जो हमारी इंडियन लैंग्वेज, जो हमारी भाषा है, भारतीय भाषा है, हमारे जो जितनी भी शास्त्रीय भाषाएं हैं या हिंदी सहित। तो आप नौकरी पर बात नहीं कर रहे हैं हिंदी में समाज पर सम्मान पाने के उपक्रम पर बात नहीं कर रहे हैं, उस रास्ते पे बात नहीं कर रहे हैं, उस माध्यम पे बात नहीं कर रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी नाम का दो पुतला हमने लगाया है और हम कठपुतली का नाच कर रहे हैं, और हम उस नचाने वाले से पूछ रहे हैं कि हिंदी वाला डोर काहे ढीला कर दिया जी, अंग्रेजी वाला काहे टाइट रखा जी, या अंग्रेजी वाला मुर्गा तुम उसको ज्यादा दाना चाहे दिया। नहीं, वो जो दे रहा है उससे पूछिए कि उसने हिंदी के दाने क्यों कम किए। जिससे आप ये समाज में खुद ब खुद आएगा जब आप हिंदी में सम्मानजनक आजीविका और सम्मानजनक प्रतिष्ठित नौकरी की संभावना को बनाएंगे तब। चंद्रदेव सर, क्या हिंदी के लेखकों को या हिंदी समाज को अंग्रेजी के भय में रहना चाहिए, या उसको भी सीखना चाहिए, उसके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए? बात सही कर रहे हैं। अभी जो बातें हो रही थी, मैं उसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि एक ऐसा माहौल बनाया गया धीरे धीरे कि लोग अंग्रेजी की तरफ उन्मुख होते गए, और उस अंग्रेजी के का जो वर्चस्व होता गया, उसकी तरफ इतना लोग आकर्षित हुए कि अब गांव देहात में छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल ध्वस्त हो चुके हैं। सारा शिक्षण जो है ना, शिक्षण व्यवस्था सारी वो ध्वस्त हो चुकी है, और केवल नाम मात्र के लिए है। शहरों चाहे गाँव हो, हर जगह पब्लिक स्कूल खुल गए हैं, और उन पब्लिक स्कूलों में और जो पढ़ाई होती है नहीं होती है, जो भी है, भाषा की दुर्दशा वहां पर है। वो बच्चे अंग्रेजी ठीक से जान नहीं पाते हैं, और उसमें उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हो पाती, जबकि हम जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा अगर अपनी भाषा में मिले तो उसको ज्यादा अच्छी तरह से ग्रहण कर सकता है बच्चा, अच्छा उसको समझ हो सकती है, लेकिन वो अधकचरा रह जाता है। इसी तरह से भाषा के मामले में भी वो अधकचरा रह जाता है ना। गांव देहात का या शहर में भी पढ़ा हुआ गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा न ठीक से अंग्रेजी जानता है, न ठीक से हिंदी जानता है, या जो भी दूसरी भाषाएं हैं, तो वो एक अधकचरी भाषा लेकर के आगे बढ़ता है। आगे जो है उसे दिखाई देता है कि सरकारी नौकरियों में या जो दूसरी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें भी अंग्रेजी का बोलबाला है, वहां पर ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है, तो वो उधर जाता है। उसमें बहुत सारे लोग सफल होते हैं, बहुत सारे सफल नहीं होते हैं। प्रादेशिक भाषाओं में भी मैथिली में आईएएस की परीक्षाएं देते हैं लोग, और वहां पर टॉप भले न करें लेकिन सेलेक्ट होते हैं। हिंदी में भी करते हैं, लेकिन उसका रेशियो घटा है। तो उसकी वजहें क्या है, हमें इसको तलाशने की 97-98% घट गया है सर रेशियो। वही मैं बता रहा हूँ, विलीन होने के कगार पे जी वो घटा है। तो उसको विलीन घटा नहीं है सर, विलीन होने के कगार पे, घटना नहीं है। उसे कैसे ले जाएं, उसको मेंटेन कैसे करें, ये हमारे समाज की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम भी उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि भागीदारों की हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या उसको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बसंत हमारे यहाँ पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि हमारा क्या अप्रोच रहा है, हम क्या चाहते हैं। मीडिया का कोर्स हमने पढ़ाया है, तो हम क्या चाहते हैं, हम किस तरह की भाषा देते हैं, ये बता सकते हैं अच्छी तरह से। तो हम ये कह रहे हैं कि निस्संदेह अंग्रेजी का एक वर्चस्व कायम हुआ है, और उसकी तरफ से हर खासो आम उधर मुड़ा है, उधर वो
मुझे याद है कि एक वर्कशॉप हुई थी 90 के आसपास, और उसमें बीबीसी ने कराई थी, हिंदी पत्रकारिता की भाषा को लेकर के। वहीं से एक नया मोड़ आया था पत्रकारिता की भाषा में, और वहां कहा गया था कि जब धुर देहात के बच्चे, झोपड़ी में रहने वाले बच्चे भी अब माई बाबू या माता पिता या पिताजी बाबूजी नहीं कहते हैं, बल्कि वो मम्मी पापा कहते हैं, और वहां के अनपढ़ लोग भी उसे समझते हैं। तो हिंदी पत्रकारिता की भाषा में क्यों ना अंग्रेजी के शब्दों का भी अब ठीक से प्रयोग किया जाए। तो वहां पर तो हिंदी को और सरल बनाने के नाम पर उसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग धड़ाधड़ होने लगा। उसके साथ साथ आप देख ही रहे हैं कि अरबी फारसी के अनावश्यक रूप से शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जरूरत होने पर प्रयोग करें, बहुत अच्छी चीज है। तो ये वहां से एक टर्निंग पॉइंट है हिंदी, नई हिंदी का जो बन रही है, अभी उससे बात होगी। तो ये जो एक रूप भाषा का विकसित हुआ, तो वहां से गांव देहात, या मैंने अभी कहा शहरों के निगम के जो स्कूल हैं, हालांकि दिल्ली में अच्छी स्थिति थोड़ी हुई है, लेकिन और जगहों पर जो सरकारी स्कूल हैं वो इस स्थिति में नहीं है। वहां तो उनको 5वीं कक्षा के विद्यार्थी को अगर 10 तक पढ़ा आता हो तो गनीमत है। अगर वो वर्णमाला ठीक से उसका उच्चारण कर ले, कुछ मिला करके शब्द पढ़ ले, तो बहुत बड़ी बात है। इतना शिक्षा में या उसकी गुणवत्ता में कमी आई। दिव्य सर, आप मुझे जी, एक जी। बात जोड़नी है बसंत। नीलोत्पल ने जो कहा, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आजीविका और सम्मान दो ऐसी चीजें हैं। एक होता है सोशल सैंक्शन, जिसे वो सम्मान कह रहे हैं, और दूसरा आजीविका। तो जब तक आपकी आजीविका हिंदी से नहीं पैदा होगी, और तो वो उसमें जो इक्वल जो स्टेटस की बात हो रही है वो नहीं आ पाएगी। होता क्या है कि बहुत सारे हिंदी में भी अभी भी जितने प्रैक्टिसिंग लेखक हैं, लिखने वाले हैं, वो सब अंग्रेजी भी अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छे से शायद कुछ लोग नहीं जानते हो, पर जानते जरूर हैं। और ये उनका चॉइस होता है, उन्होंने ये तय किया होता है कि हम हिंदी में लिखेंगे। जैसे मैं अपने बारे में तो ये बखूबी कह सकती हूँ कि मैं बाइलिंगुअल हूँ। मैं हमेशा से अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ी, लेकिन जब लिखने को एक्सप्रेस करने की बात आई तो मैंने हिंदी चुना। तो मैंने क्यों चुना, ये जानते हुए भी कि जो एक त्वरित जिसको कहते हैं नेम, फेम, मनी, ये सारी चीजें हम अंग्रेजी के साथ जोड़कर देखते हैं। इसके बावजूद संघर्ष हिंदी में लिखने का बड़ा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं उससे बेहतर न्याय कर पाऊंगी, अपने संप्रेषण को बेहतर न्याय परक एक जमीन दे पाऊंगी, इसलिए मैंने हिंदी का चुनाव किया। लेकिन ये सच है कि जब मैं अपने साथियों को, जो अंग्रेजी में लिखने लगे मेरे साथ के लोग, उन्होंने मुझसे कहीं अधिक पैसे भी कमाए और यश भी कमाया। और कहीं ना कहीं ये बात दूसरों को सालती है, और लोग मुझसे अक्सर ये पूछा करते हैं कि ओ यू आर ए हिंदी राइटर, मतलब जैसे हिंदी एक दोयम दर्जे की भाषा है। फिर दूसरा सवाल उनका होता है कि तुम हिंदी में क्यों लिखती हो, तो इट्स सो टफ ना। अब जिसकी भाषा ही हिंदी है उसके लिए हाउ इज इट टफ, ये टफ कैसे है? ये बात इसीलिए मैं कह रही हूं कि दोनों बातें जो हैं, उसके साथ आजीविका और सम्मान हिंदी ने धीरे धीरे खोया है, और इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। उनमें मैं अपने आप को या मेरे जैसे लोगों को भी मानती हूँ, क्योंकि हमने कभी भी कोशिश नहीं की। मैंने थोड़ा साहस किया और हिंदी में लिखने लगी, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की कि अपने बच्चों को भी कहूं कि तुम लोग हिंदी में ही लिखो। अगर वो कुछ अंग्रेजी का पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, मैंने उसे आगे जाने दिया, क्योंकि वो उनकी आजीविका की भाषा होने वाली है। तो इस बात से मैं सहमत हूँ, मैं ये बात कहना चाहती थी। दिव्य सर, आप तो मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, बीटेक भी किया आपने, और आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने हिंदी को क्यों चुना लिखने के लिए? मतलब बस यही मेरी कमाई है कि ये भ्रम बना हुआ है कि मेरी अंग्रेजी ठीक ठाक है। तो नहीं, तो जैसे मैं जिस दुनिया से आता हूँ, जहाँ पे मैंने जब MBA किया सिम्बायोसिस से, तो मैंने एक बात रियलाइज की वहां पे बहुत पहले 2007 में,
कि जो मेरा पूरा बैच था 180 लोगों का, उनमें से अगर मैं किसी को एक पेज हिंदी ऐसे पढ़ने के लिए देता कि ये मैंने कविता लिखी है या मैंने कहानी लिखी है तो जरा पढ़ दो, तो उसमें से मेरे जैसा हिंदी मीडियम का एक ही और लड़का था और 180 के बैच में, और कोई दूसरा नहीं था। उसमें से 25 लोग ऐसे, 30 लोग ऐसे थे जो हाँ आराम से पढ़ लेते, 25-50 लोग ऐसे थे जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि वो बहुत बिल्कुल एक्सट्रीम डीपीएस वाली दुनिया और नैनीताल और देहरादून के वेलम्स वाली दुनिया से आए हुए लोग थे। जब आप नौकरी करने जाते हो तो हमें नौकरी में फेंक दिया गया सीधे के सीधे मध्य प्रदेश के गांवों में, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और ये वो, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट क्या कर रहा था कि आप जितनी छोटी से छोटी जगह जाके एक्सपेंड कर सकते हैं वहां पे करें, और वहां पे हमें कोई अंग्रेजी थोड़ी ना दिखानी थी अपना स्किल, हमें तो वहां पे उनकी भाषा में ही बात करनी थी। मुझे जब ये चॉइस थी या इस तरीके का था कि हम लिखें या नहीं करें, मैं असल में उसी में कंफर्टेबल था एक्सप्रेस करने में, है ना, और मुझे कभी एक पैसे का भ्रम नहीं था। और दूसरे एक और जो सबसे कमाल की चीज हुई, जब 180 लोगों में मुझे हिंदी आती थी, यही मेरी पावर थी। आज भी मुझे सारे लोग ऐसे ही याद रखते हैं, मेरी आइडेंटिटी ही हिंदी थी। और अगर मैं वहां पे उसको खो देता तो मैं अपने आप को खो देता उस प्रोसेस में। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैं पूरे उसका गो टू पर्सन था कि भाई ये इसको इसकी हिंदी अच्छी है ना। मैं फिर बाद में एक दूसरी ऐसी कंपनी में गया जो सबसे ज्यादा कंटेंट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बनाती है। उस कंपनी में एक फिक्की में कुछ रिप्रेजेंट करना था, और वहां पे जो सीईओ थे उनके, अब उनको कुछ वहां पे बोला गया कि हिंदी में बोलना। पूरे फ्लोर पे ढूंढा गया कि अरे कौन है ऐसा लड़का जिसको हिंदी आती है। तो मैं सोचो कि मैं अपने लेवल से सीईओ से कभी मिल नहीं सकता था, और मैं बैठ के चाय पी रहा था कि अरे वाह यार ये ऐसे बोल सकते हैं। उन्होंने अगले दिन वो बोला, उस पर ताली बज गई। वो तो ये जो ऐसी चीज थी, जब हमें भले अंग्रेजी में हमारी पढ़ाई हुई, लेकिन ना उसी समय में 2009-10 के बाद से एक नेचुरल कॉन्फिडेंस लोगों में आया कि ये हिंदी जो है ये हमारी आइडेंटिटी का मसला है, ये हम हैं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे बहुत लोग उसके बाद से पैदा हुए। इनफैक्ट मुझे कम से कम अंग्रेजी फिक्शन का पता है, इस समय इस देश के जो बड़े से बड़े अंग्रेजी फिक्शन के राइटर हैं, उनको अपनी किताब प्रमोट करने के लिए हम सारे लोगों के पास आना पड़ रहा है। वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये जरूरत लग रही है ना कि हाँ एक बहुत बड़ा तबके को ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या वहां तक पहुंच रहे हैं, है ना। तो ये चीज तब नहीं दिखती थी, लेकिन ये विश्वास था कि हाँ ऐसा हो जाए, तो अब हम उस दिशा में हैं। तो इसलिए मैं तो बहुत उम्मीद से देखता हूँ इस पूरे इस सेलिब्रेशन को, इस पूरे हिंदी पखवाड़े को और पूरे हिंदी दिवस को जो हम साल भर मनाते हैं। अब हम लौटते हैं जो बातचीत का मुख्य विषय है, नई वाली हिंदी, और इसको लेकर जो आलोचना होती है, इस पर जो राजनीति की काफी बहस होती है, अक्सर हम देखते हैं, पढ़ते हैं सोशल मीडिया में खासकर। एक मैं रिसर्च कर रहा था तो नवभारत टाइम्स पे एक लेख मिला, जाने अनजाने हिंदी को बांट रही नई वाली हिंदी। ये अंशुमाल रस्तोगी ने लिखा है, ब्लॉग है उनका। उसमें एक जगह वो लिखते हैं कि काफी नाराजगी में दिखते हैं, जब ये शायद मुझे लगता है कि नई वाली हिंदी को लिखते हुए हिंदी का लेखक अब सिर्फ लेखक बनकर नहीं रहना चाहता, वह स्लेब बनना चाहता है, जैसे अंग्रेजी के लेखक। उसकी भाषा, उसके लिखने का तरीका, बात बात में किसी ऊंचे विदेशी लेखक के कोट्स, वही अंग्रेजी नुमा एलिटिज्म आदि खुद में लाने की कोशिश रहती है, पर नहीं जानता कि ऐसे लटके झटके वो चाहे कितनी ही लिखा ले, पर रहेगा हिंदी का लेखक ही। हिंदी का लेखक होकर वह अंग्रेजी के लेखकों का मुकाबला नहीं कर सकता। नई वाली हिंदी में कितना ही क्यों न लिख लें, पर हिंदी का लेखक चेतन भगत नहीं बन सकता। तो आप दिव्य सर, आपके बारे में मैं पढ़ रहा था तो आपको बार बार कहा जाता है कि पोस्टर बॉय नई वाली हिंदी का। तो हमें समझाएंगे कि नई वाली हिंदी क्या है और ये पुरानी वाली से अलग क्यों है, और ये जो रस्तोगी साहब कह रहे हैं कि जो एक एलिटिज्म अंग्रेजी वाला, इसको ये क्या कितना जायज है? तो पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस पे बातचीत हो रही है, और हमेशा अच्छी बातचीत का जो पहला सिरा इस बात से पकड़ में आता है कि हमें बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिस पे कोई बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग जैसे मोहल्ले में बहुत सारे लोग जो चिल्लाते रहते थे, हमको इग्नोर करते थे ना, तो पहले तो इग्नोर कर देना चाहिए ऐसी बात को। लेकिन फिर भी चूंकि ये बात आ ही गई है, तो जैसे ये वही वाली बात है ना, जैसे जो कि अंग्रेजी के शब्द जो घुसाए जा रहे हैं, ये इस बात को ऐसे देखा जाता है कि जैसे, मतलब जैसे अब मैं रेनू की किताब पुरानी पढ़ता हूँ, अब आगे की पढ़ता हूँ, तो उसमें सीधे सीधे सेंटेंसेस भी होते थे अंग्रेजी में। लेकिन जब पहली बार हम लोगों ने वो किया तो आग लग गई, है ना। इससे ये पता चलता है, इस बातचीत से, जो ये पैराग्राफ आपने पढ़ा, कि जिसने ये लिखा है उसको कोई आइडिया नहीं है कि हिंदी में क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता, है ना। और वो कुछ नहीं पता को मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ कि ये जो एक तरीके का ना, जैसे आधे लोग जो हम आलोचना कर रहे हैं हिंदी की, मतलब दुर्भाग्यवश उसका रीजन ये है कि एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन हाउस है और वहां पे आपने किताब भेजी और वहां पे आपकी किताब रिजेक्ट होती है, तो अगले दिन आप एकदम से
नई वाली हिंदी के अगेंस्ट में एक झंडा लेके खड़े हो जाते हो कि अरे भाई ये छप सकते हैं तो हम क्यों नहीं छप रहे और हम क्या है। तो ये है। अब रही बात कि नई वाली हिंदी क्या है, देखिए ये जो बहुत सारा जो इल्जाम लगता है कि अंग्रेजी शब्द ये बहुत छोटी बातें हैं इस पूरे डिस्कशन में। असल में नई वाली हिंदी ना वो विश्वास है कि जैसे कोई एक 45 साल का आदमी अपने 20 साल के लड़के से दोस्ती करना चाहे और बोले कि अब मैं तुम्हारा दोस्त जैसा बनूंगा, तो वो कैसे बात करेगा? वो अपनी तरफ नहीं आएगा, थोड़ा उसको खिसकना पड़ेगा अपने लड़के की तरफ या अपनी बच्ची की तरफ जो 18 साल 16 साल की है। नई वाली हिंदी वही कोशिश है कि जहां पे एकदम से जो 12th पास कर रहा है लड़का, जो कॉलेज में जा रहा है, वो फिर से वो किताबें उनकी बातें हो। मतलब अभी मैं बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है, नीलोत्पल की किताब अभी यार जादूगर आई नहीं है और हाथ में लोग टैटू बना बना के उसकी फोटो डाल रहे हैं। ये दीवानगी हम लोगों ने आखिरी बार कब देखी थी किताब के लिए? अभी किताब आई नहीं है, अभी उनको भी नहीं पता कितने दिन में आएगी। अभी और उसका गाना भी काफी उसका गाना भी अच्छा है। तो जैसे जब आ रही थी किताब तो हमारा अप्रोच, जैसे कभी भी ना हमें अंग्रेजी को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि कोई बहुत बुरी चीज है। जैसे एक किताब का ट्रेलर, मतलब मैंने 2013 में जब किताब आई थी तब ट्रेलर बनाया था, कभी लाखों व्यूज नहीं आए उसके, है ना, लेकिन वो अटेम्प्ट था कि हाँ अगर मैं ट्रेलर बनाना शुरू होगा तो हो सकता है 10वें ट्रेलर तक शायद लाखों तक बात पहुंचे। तो उस बड़ी कड़ी में हम लोग, वो नई वाली हिंदी एक तरीके का विश्वास है, वही हमारा एजेंडा भी है, वही हमारा मोटो भी है, वही ये भी है। अब जैसे ना मुझे बहुत अच्छा, मैं एक दिन बनारस ऐसे ही टहल रहा था 80 घाट पे, भी कोरोना से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, रैंडम मैं खड़ा था, किसी को कुछ नहीं पता और मैं चुपचाप अपना किताबें ले रहा हूँ। एकदम से एक मुश्किल से 18-19 साल की कोई लड़की रही होंगी, एक दो सहेलियों के साथ आई और उन्होंने यूनिवर्सल वाले जो अंकल बैठते हैं वहां पे उनको बोला कि अंकल हमें नई वाली हिंदी की किताबें चाहिए। और उनको भी नहीं पता था कि ये कोई, मैं मतलब, और वो किताब खरीद रही है नीलोत्पल की, कोई खरीद रही, सत्य की खरीद रही थी, या कोई भी जो खरीद रहे हैं या कम से कम देख रहे हैं, वो ये विश्वास कब था? उन उनसे अगर आप पूछोगे तो वो ये बोलेंगे हाँ कुछ नया आ रहा है हिंदी में, इसको नई वाली हिंदी बोलते हैं। ये कोई डेफिनेशन नहीं है ना, ये इसको जो साजिश की तरह देखा जाता है कि मैं नीलोत्पल और जो हमारे पब्लिशर है बैठ के हम 4 लोगों ने एक कमरे में एक साजिश की और पूरा ये एजेंडा अब हम फैलाएंगे। और हम लोग कोरोना वायरस की तरीके से नहीं इसको फैला रहे हैं ना, हम कोई, ये आप ये देखो, हम कोई भी चीज मार्केटिंग जो है या कोई भी, हम सारी चीजें वो कर रहे हैं जो कर रहे थे आज से 7 साल 5 साल पहले से, अब सारे लोग वही कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वही पोस्टर बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। और अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, अब वो करके वो रिजल्ट नहीं आ रहे लोगों के, तो इस वजह से और आलोचना हो रही कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, इतने ही पैसे होते तो हम लोग क्यों इसमें फंसे होते, वैसा जो। लेकिन जो ये पूरा का पूरा ना ये बदलाव, क्योंकि एक बड़ी उम्मीद से ना आज का यूथ हमें देख रहा है, और एक जो बहुत बड़ा चेंज नई वाली हिंदी लेके आई, मैं केवल वो बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस वाइज, कि लोग वो पढ़ते हैं, वो फ्लॉन्ट करते हैं मेट्रो में, वो एयर फ्लाइट पे फ्लॉन्ट करते हैं, वो कहीं जा रहे हैं उसको फ्लॉन्ट करते हैं। ये जो फ्लॉन्टिंग है, ये जो एक शो ऑफ है ना उस तरीके का, कि हम हिंदी किताब पढ़ रहे हैं यहाँ पे और हमें ये ठीक है, ये कोई बुरा नहीं, ये विश्वास मार्केटिंग से नहीं आ सकता था। वो कहीं ना कहीं कोई बात जो नई वाली हिंदी की किताबें कह रही हैं, चाहे वो ग्रामीण उसमें परिवेश की किताबें हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे वो आइडेंटिटी क्राइसिस वाली किताबें हो, वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात कह रही है जो छू रही है कहीं ना कहीं। इस वजह से ऐसा हो रहा है। वो भाषा का मसला ही नहीं है, विश्वास का मसला है कि हाँ ये बात इन्होंने हमारी कह दी, इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी नीलोत्पल सही जोड़ पाएंगे इसमें, क्योंकि नई वाली हिंदी के सवाल के जवाब हम इतनी बार दे चुके हैं कि मैं हर बार कोशिश करता हूँ कुछ नया बोलूं, लेकिन अब वो कुछ नया मेरे पास वैसा बचा नहीं है उसमें बताने के लिए। जी नीलोत्पल सर, आप कुछ कहेंगे? हाँ, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप समझिए कि हिंदी में आलोचना करने वाले लोगों के नाम के पहचान को याद रखने में 7 बार समय लगता है। ये कितनी दूर के लोग हैं, आप समझिए। अखबारों, महत्वपूर्ण अखबारों के कॉलम में जो हिंदी का विमर्श करने वाला वर्ग है, उसका नाम न्यूज लॉन्ड्री के किसी महत्वपूर्ण संपादक को याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये मुख्य धारा के वैसे बाहर के लोग हैं जिन्होंने हमेशा बिना पढ़े, बिना मनन किए, बिना चिंतन किए किसी एक वर्ग का पूरा मूल्यांकन कर दिया। और ये हर काल में एक ऐसा वर्ग होता है, हमें इसका बहुत बुरा भी नहीं मानना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक बार नई वाली हिंदी के आलोचकों से पूछा जाए क्या उन्होंने नई वाली हिंदी की किताबें पढ़ी हैं, उनके आलोचना का आधार क्या है? भाषा है। मैं आपके सामने, चूंकि मैं नई वाली हिंदी से हूं, तो मैं जो बोलूंगा कम से कम मुझे प्रमाणित तौर पे बोलने तो दिया जाएगा। मैं आपसे दावा करता हूं कि आप किसी भी नई वाली हिंदी की कोई भी ऐसी किताब निकालिए
जिसमें भाषा ऐसी हो जो दूसरे लोग लिख रहे हैं, जिनको आप नई वाली हिंदी नहीं मानते हैं, उससे अगर अलग हो गई या उससे अलहदा ही किसी और युग की या किसी अंग्रेजी परत भाषा आपको दिख गई, तो आप कहिएगा कि ये भाषा का मसला, ये भाषा का मसला नहीं है। असल में 20-30 साल से जो कृत्रिम लेखन चल रहा है, जिसमें आप मैं अगर छात्र जीवन पर कब मैंने लिखा, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं कल जो भोग रहा हूं आज लिख रहा हूं। मैं पंचायत चुनाव पर अवहड़ में कब लिख रहा हूं, मैं साइकिल लेके पहले पंचायत चुनाव देखता हूं, मैं पंचायत चुनाव के पर्चे पढ़ता हूं, तब जाके उपन्यास लिखता हूं। कहने का अर्थ यह है कि हम अपने समय को जो दर्ज कर रहे हैं, तो हमारे वक्त को देखने की जो हमारी दृष्टि है, हमने उस दृष्टि को नाम दिया है नई वाली हिंदी। उसको अगर चंद्रदेव सर अपनी नजर से आज देखेंगे 21वीं सदी की दृष्टि से, तो वही नई दृष्टि कहलाएगी। उसको आप ऐसा नहीं कहिएगा कि चंद्रदेव सर की उम्र जो नीलोत्पल से ज्यादा है इसलिए इनकी दृष्टि 21वीं सदी की नहीं है, इनकी दृष्टि को आप कह दीजिएगा कि 90 के पहले का दृष्टि है। नहीं, अगर चंद्रदेव सर आज लिख रहे हैं तो वो आज की दृष्टि से देखेंगे। अगर वंदना मैम आज लिख रही है तो उनके पास जो दृष्टिबोध होगा वो आज का होगा। हम इसी को नई वाली हिंदी कह रहे हैं कि हम अपने समय को अपने नजरिए से अपने वक्त में बैठ के साहस के साथ, नए प्रयोगों के साथ, नए बिंब के साथ जो प्रस्तुत कर रहे हैं, हम उसको नई वाली हिंदी कह रहे हैं। आप कहिएगा इसमें नया क्या है, तो ये तो तुलसी भी कह रहे हैं, तुलसी भी कह रहे हैं कि लेखन में नया क्या है, बिंब नया है। जब वो माता सीता की खूबसूरती का, सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि सब उपमान रहू जुठारी, सारे उपमान तो झूठे हो गए, अब मैं क्या किससे आपका वर्णन करूं सौंदर्य से। तो कहने का अर्थ क्या है कि कहन नया होता है, उपमान नए होते हैं, बिंब नया होता है। और बिंब कैसे नया होगा, युग बदलेगा। आज हमारे पास मिसाइल चल रहा है तो हम मिसाइल का बिंब लेते हैं, हमारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर हैंग कर जाता है तो आप कई कहानियों में आएगा कि वो आदमी ऐसे हैंग कर गया जैसे कंप्यूटर हो फल्ला कंपनी का, एक बिंब है। आप उसको कहेंगे कंप्यूटर डाल दिया, हैंग डाल दिया, ये तो अंग्रेजी का शब्द है, ये तो रस्किन बॉन्ड से जाके पी के शराब पीता होगा साथ में, ये तो यूरोप से फोन पे बात। अरे भैया ऐसा नहीं। कहने का अर्थ है कि आप नए बिंब का विरोध कर रहे हैं, आप नए प्रयोगों का विरोध कर रहे हैं, आप असल में पाठकों से जुड़ने का जो नया तरीका मिला है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन किताबों की बिक्री, इसके अलावा उसका जो है कि फिल्मों के रूप में भी रूपांतरण, ये सब जो नई दुनिया बनी है, इस पूरे दुनिया के समुच्चय को हम नई वाली हिंदी कह रहे हैं। और हम नई वाली हिंदी की आलोचना कहां से कर देते हैं, 4-5 लोगों का नाम लेके, अरे उनकी भाषा ऐसी है, अरे उनकी कहानियां ऐसी है। मैं निवेदन करूंगा मलमल जी जो भी है, रस्तोगी साहब जैसे जो भी सैकड़ों लोग उसे पढ़ें, फिर तुलनात्मक अध्ययन करें और धैर्य के साथ आलोचना करें। आप अखबारों में लिखते हैं तो जिम्मेदारी पूर्वक लिखें। आप किसी चैनल पे हैं, अभी हम लोग जहाँ पे हैं, अगर हम जिम्मेदारी से बात करें तो शायद उस बात में वजन भी आएगा और उस पर बहस भी जो है एक कायदे से हो पाएगी। तो ये बात है, नई वाली हिंदी इस पूरे परिवर्तन का समुच्चय का नाम है, जिसमें भाषा के नाम पर हम नया बिंब जरूर ले रहे हैं, नई भाषा नहीं ले रहे हैं। मतलब हिंदी के व्याकरण को ध्वस्त नहीं कर रहे हैं, उसका सील भंग नहीं कर रहे हैं। और इसका प्रमाण मैं मुंह से नहीं दे सकूंगा, आप किताबें उठाएं हमारी, और किताबों में आप अंडरलाइन करके बता दीजिए कि ये हिंदी के व्याकरण का विनाश है, इस तरह से हिंदी नहीं लिखा जाता है। तो फिर हम अपना पाप स्वीकार करेंगे और प्रायश्चित के लिए जो भी हिंदी समाज तय करेगा वो करेंगे। चंद्रदेव सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा तो ये प्रिय विषय रहा है, नीलोत्पल जी की तरह ही। मैं नीलोत्पल जी वाली हिंदी को पसंद नहीं करता। इसकी वजहें हैं कि मैंने प्रोफेसर असगर वजाहत साहब से पूछा कि ये जो इंग्लिश का दौर चल रहा है, आखिर इस हिंदी को क्यों प्रमोट किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा में लिखने से, या जो फिल्मों में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कहा कि विदेश के लोगों को इसको पढ़ने समझने में आसानी होगी। तो मैं कहा कि इसका मतलब है कि दूसरों की आसानी के लिए हम अपनी भाषा के स्वरूप को बिगाड़ें, यही बात है ना। दूसरी बात, 95 के आसपास प्रोफेसर अशोक चक्रवर्ती ने ऐसे ही एक कार्यक्रम में कहा कि हमें बाजार दोस्त बनने की जरूरत है। बाजार दोस्त यानी बाजार की भाषा यानी मीडिया की भाषा। मीडिया और बाजार के बहुत घनिष्ठ संबंध है।
तो वह भाषा जो आपको प्रॉफिट दे सके, वह भाषा जिसमें कि आप कुछ नयापन दिखा सकें, लेकिन वह भाषा जो तथ्य व्याकरणिक रूप से अभी बात कर रहे थे लिपि व्यास जी की व्याकरण को बरकरार रखिए, तो व्याकरणिक दृष्टि हिंदी की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हिंदी की प्रकृति को बरकरार रखिए। आप भाषा में परिवर्तन कीजिए, भाषा में बदलाव होना चाहिए। मैं शुद्धतावादी नहीं हूं, मैं भी चाहता हूं कि भाषा बदले और बदलती रहे। हम यह जो भाषा है, हम इसको भाषा भ्रंश कहते हैं, और इस भाषा भ्रंश को वैज्ञानिक ये जो क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक्स जो कहते हैं, वो कहते हैं कि यह भी भाषा का एक रूप है, बदलाव है। कोई चीज टूटेगी तो उसका भी एक रूप बनेगा। हिंदी टूटी है तो उसका रूप एक बना है, और वो उसमें न ठीक से शब्द हैं, बहुत सारे अव्याख्या हैं, बहुत सारे शब्दों का स्वरूप नहीं बन पाता है, आधा अधूरा लिखते हैं। उसकी जगह अभी बल्कि विश्व इमोजी दिवस मनाया गया है, तो विश्व इमोजी दिवस पर कहा गया कि ये भाषा पर भारी पड़ेगी आगे चल करके, है ना। बहुत सारे भावों को छोटी इमोजी व्यक्त कर दे रही है, भाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे संकट है। तो निस्संदेह मीडिया ने उस भाषा को प्रमोट किया है। मैं एक चीज, मीडिया हमें तो समझ नहीं आता था कि मीडिया क्या है, बाद में समझ में आया कि अच्छा मीडिया जो मीडियम का बहुवचन है, इसका मतलब जनता जा रहे हो ये वो होता है। गांव की एक शादी में जो लाइटमैन था और कैमरा लिए वो जो वीडियोग्राफी करते हैं, तो भीड़ थी, तो एक आदमी ने कहा कि अरे रास्ता दो, ये मीडिया वाले आए हुए हैं, मीडिया वालों को रास्ता दो। कितना ये घिस गया शब्द और कितना इसका अर्थापकर्ष हो गया। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज की हम अपने समाज में देखते हैं कि वह हिंदी जो बाजार की हिंदी है, जो मीडिया द्वारा बनाई गई हिंदी है, जिसे सरल हिंदी कहा गया, जिसे साहित्यिक और शास्त्रीय हिंदी के बरअक्स ढाला गया है, बनाया गया है, उस हिंदी को हमारे विद्यार्थी भी बोलते हैं, समाज में भी बोलते हैं, और सोशल मीडिया पर तो हिंदी का कोई रूप ही नहीं है। उसमें जैसे लगता है कि अभी बिल्कुल नव प्रवेशी लोग हैं, अभी हिंदी सीखने वाले भी उसमें लिख रहे हैं और बड़े प्रकांड विद्वान भी लिख रहे हैं। तो हिंदी के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन अगर आप मंच पर, किसी आप जिम्मेदारी वाले मंच पर हिंदी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका व्यवहार कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो ध्यान रहे कि हिंदी, मेरा कहने का आशय यह है कि हिंदी में कहते समय, बोलते समय, लिखते समय उन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जो जाने पहचाने हैं। उन शब्दों का इस्तेमाल न कीजिए जो कि हम नहीं जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं। तो हिंदी के शब्दों की कीमत पर, जाने पहचाने शब्दों की कीमत पर, जो प्रचलन में है, उनको अलग करके दूसरी भाषाओं के शब्दों को लाने की जरूरत नहीं है। तो हम एक जिम्मेदारी भरी भाषा का इस्तेमाल करें। वह भाषा बदली हुई भाषा हो, उसको नई हिंदी कह लीजिए, या चाहे जो हिंदी कह लीजिए, अपने समय के हिसाब से स्टैंडर्ड रूप से चलने वाली जो हिंदी है। समाज में तो तरह तरह की भाषा चलती रहती है, हिंदी की ही कितनी बोलियां हैं, और खड़ी बोली के ही कितने रूप हैं अलग अलग जगहों पर। लेकिन हम जब यहाँ बोल रहे हैं, स्कूल कॉलेज में बोलेंगे या कहीं और दूसरी जगह बोलेंगे, तो हम उसका एक मानकीकृत रूप बोलते हैं। हमें इस तरह की हिंदी की यहाँ पर जरूरत है, उसके अलग अलग शेड्स तो होते ही हैं। जी हाँ वसंत जी, मैंने जो बातें कही, क्या आपने सुनी? जी मैंने अपनी बातों में क्या कहा कि हम नई वाली हिंदी क्या है? भाषा का मसला नहीं है, भाषा, हमारी भाषा अलग नहीं है। जी ठीक है, हमने कहा ना, इस बात को आपने नोट किया? नोट मतलब किया लिख तो नहीं रहा, लेकिन दिमाग में तो है, दिमाग में लिया आपने। ठीक है, हमारी आलोचना सारी किस बात पे है? इसी बात पे है। हाँ, भाषा को लेकर के अंग्रेजी डाल देते हैं। भैया, तो हम अभी 5 मिनट जो हम लगातार बते एक ही बात कि वो भाषा का मसला नहीं है। मेरी किताब उठाइए पहले और अपनी किताब लाइए और किताब में भाषा देखिए। मैं कह रहा हूं कि प्रेमचंद की किताब उठाइए, रेणु की किताब उठाइए। अरे हमारी संवेदना कमजोर हो सकती है, हमारा शिल्प क्षतिग्रस्त हो सकता है, शिथिल हो सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन मैं भाषा की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी सर ने क्या कहा? नीलोत्पल वाली हिंदी। अरे भैया, नीलोत्पल की कौन सी भाषा? यही तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि हम उसी सामान्य भाषा में लिखते हैं जिस भाषा में चंद्रदेव सर लिख रहे हैं। लेकिन चूंकि आप नई वाली हिंदी पर पहले से उत्तर तैयार रखे हैं,
तो हम कितनों बोलेंगे, गाय पर क्वेश्चन आ गया, अगर लेट आप घोड़ा पर तैयारी किए तो आप घोड़े पर बोलिएगा, ये बोल के कि गाय थी बगल में घोड़ा था, आप घोड़ा पर निबंध शुरू। हम जब बोल रहे हैं ये बात कि मेरे आलोचना का यही बिंदु है कि ये लोग अंग्रेजी बोलता है हिंदी के नाम पर, ये लोग अंग्रेजी लिखता है, तो हम कह रहे हैं कि हम कुछ भी बोलते हैं। मेरा किताब रखा हुआ है, वो किताब पलटने में चाहे अस्कत अलग से हो रहा है, किताब पलटने में क्या दिक्कत है? किताब पलट के और यहाँ पर दिखा दिया जाए, ये देखो नीलोत्पल बंडराल ऐसे लिखा जाता है हिंदी, और ये देखो सीखो कि इन लोगों ने अपने युगों में पिछले 30, 40, 50 साल में एक भी अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। बताया तो जाए कि अलग कैसे है। तो जब आप नई वाली हिंदी पर विमर्श कर रहे हैं तो उसके मूल को ही घटा के बात करेंगे तो क्या फायदा? हम कह रहे हैं कि हमारी भाषा वैसी है जैसी आपकी है, जैसी बसंत जी की है, जैसे वंदना जी की है, जैसे और भी हिंदी के लेखकों की होती है। और आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नीलोत्पल की अलग भाषा है, दीप प्रकाश की भाषा तो अलग है। कैसे अलग है? उसको सिद्ध करिएगा ना। वो आदमी कह गया कि अंग्रेजी का कोटेशन कोट करता है, उस आदमी से पूछ लाएगा किताब ना। मैं उसको कि आगे भी कोट करते हैं विदेशियों को, क्यों नहीं करेंगे? विचारकों को कोट करना अंग्रेजी का मामला कैसे हो जाएगा? अगर आप किसी किताब में अरस्तु और सुकरात को, प्लेटो को, नीत्शे को, शोपेनहाउअर को, डेकार्त को, कांट को, रूसो को, अगर आप उसको कोट, आप लैटिन हो गए, आप यूरोपियन हो गए, आप अंग्रेजी हो गए, अलग अलग भाषा के हो गए, ये कहां से है? विचार और भाषा अलग अलग चीज था, लेकिन उस आदमी ने उसको कहा कि अंग्रेजी का। अगर किसी की किताब में कोई विदेशी कोट आता है, विचार आता है, अब हम डेमोक्रेसी पर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? हम 2000 के बाद के हम कांग्रेस और भाजपा के अनुसार डेमोक्रेसी पर लिखेंगे, हम उदारवाद पर लिखेंगे, विश्व बंधुत्व पर लिखेंगे तो फ्रांस की क्रांति में जाएंगे कि नहीं? हम डेमोक्रेसी पर लिखेंगे तो अमेरिकी क्रांति का विचार पढ़ेंगे कि नहीं? तो कहां बहस हो रहा है? तो मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि आप मॉडरेटर हैं, आप ये बात बताएं लोगों को कि आप लोग उत्तर ये दे रहे हैं कि नई वाली हिंदी अलग भाषा है, और जो नई वाली हिंदी की तरफ से वो बोल रहे हैं कि नई वाली हिंदी अलग भाषा नहीं है। हमारी किताब को पढ़ा जाए, देखा जाए। हाँ, नहीं मेरे पास तो है, आप दोनों की किताब है, अवघड़ भी है और मुसाफिर कैफे भी। उठाइए अवघड़ और उसको कहिए कि उसमें ऐसा कौन सा भाषा लिखा है जो अजीब है और ये हिंदी को नष्ट कर रहा है, अंग्रेजी उसमें पढ़िए तो अंग्रेजी। मुझे तो इसमें नहीं मिली, लेकिन मैं नहीं, मैं आपकी किताब तो मैं बिहार से हूँ और तो मैं नई वाली हिंदी हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना। जी। तो फिर ये अच्छा, एक मिनट, अगर दीप प्रकाश दुबे की किताब में अंग्रेजी के शब्द होंगे तो क्या आगे की किताब में नहीं है? क्या प्रेमचंद की किताब में नहीं है? आपसे वही मेरा था, वही मुझे कहना था कि मैं अभी एक किताब राही मासूम रजा का पढ़ रहा था, ये कटरा भी आरजू, तो उसमें एक जगह वो लिखते हैं, तब वो 5th क्लास में पढ़ा करता था। तब ये किताब 1975 में दीवार आई थी फिल्म, उसमें वो कहते हैं ना कि जाओ उस आदमी का साइन लेके आओ, वो नहीं कहते ना हस्ताक्षर लेके आओ। तब तक तो बाजार भी नहीं आया था। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को इस रूप में न लिया जाए कि जो जीवन की भाषा है वो बोलचाल में न आए, रचनात्मक रूप से न आए, वो तो आएगी यार, वही उसकी खूबसूरती। नहीं सर, हमारी आलोचना ही गलत हो रही है। हमने भाषा का नहीं किया ना। रेणु लिखे, चाहे नागार्जुन लिखे, चाहे राय मासूम रजा लिखे, चाहे काशीनाथ या अब्दुल बिस्मिल्लाह या अख्तर वजाद कोई लिखे, वो जो क्षेत्रीय वो जो शब्दावली है, उसका उच्चारण, उसका प्रभाव है, उसका रूप है, वो तो आएगा ही। और वही आ रहा है सर, वही खूबसूरती। अगर ये है तो ये अच्छी बात है। मैं कुछ नहीं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि वो अच्छी चीज है, उसको आना चाहिए। तो इसी पर बात होनी चाहिए, क्योंकि हमने कभी अंग्रेजी को प्रश्रय तो दिया नहीं। आप हमारी हिंदी पढ़ें, आप पढ़ें सर, अनुरोध है कि ये एक भ्रम फैलाया गया है, ये एक ना सोशल मीडिया पर ये एक ना बिना पढ़े परसेप्शन बना दिया गया, एक बेमतलब का एक भ्रामक वो बना दिया गया कि अंग्रेजी दा। मेरी भी दो किताबें हैं, एक है पत्रकारिता स्वरूप और संरचना, हिंदी पत्रकारिता स्वरूप और संरचना, उसमें भी भाषा के चैप्टर है जो बदलती हुई भाषा थी मीडिया की, और एक डिक्शनरी मैंने तैयार की है, शब्दबोध उसका नाम है, छोटी सी किताब है, मीडिया में प्रयुक्त अशुद्ध और असंगत शब्दों का कलेक्शन है वो। ठीक है, मैं आपकी उस हिंदी की जो अभी बात कर रहे हैं मैं उसका विरोधी नहीं हूं। मैं तो कहता हूं वो तो अच्छी चीज है, वो तो आना चाहिए। और जीवन में विविधता है तो उस भाषा में भी विविधता होगी ना, वो तो अच्छी चीज है। मुझे जोड़नी है नीलोत्पल, मुझे इसमें एक बात जोड़नी है। बात ये है कि हम इस वक्त पत्रकारिता की भाषा पर बात कर रहे हैं
या साहित्य पे हिंदी बात कर रहे हैं? साहित्य साहित्य और तो जब भाषा, साहित्य पे मीडिया को बात थोड़ा कर रख सकते हैं। हाँ, तो हम उसका एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि नहीं दे पत्रकारिता में तो भाषा गतरेबूद हो ही गई है, उसमें उससे किसी को कोई इनकार है ही नहीं कि वो किस हाँ जी, हम तरह लोग से साहित्य एक पे बात कर रहे अंग्रेजी हैं। का शब्द लगाकर और एक हिंदी जी। का वाक्य पूरा करते हैं। लेकिन साहित्य में मैंने दिव्य को भी पढ़ा, इन्होंने नहीं, मुझे नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने दिव्य को भी पढ़ा है मैंने आपको और पढ़ा है निलोत्पल मैम। को भी पढ़ा है। लेकिन और मैं मानती हूँ इस बात को कि हो सकता है ये एक मार्केटिंग गिमिक हो कि नई वाली हिंदी कह के इनको ज्यादा मतलब प्रकाशित किया गया, लेकिन हिंदी में कोई अंतर नहीं है। जहां तक शब्दों की बात है तो मैं खुद अभी जो मेरा उपन्यास आया उसमें खुद मैंने उर्दू का बहुत इस्तेमाल किया है, भोजपुरी का बहुत इस्तेमाल किया है, और जब अंग्रेज बोल रहा है तो जाहिर है वो अंग्रेजी भाषा में ही बात करेगा। तो ऐसा, और मुझे मेरा ये मानना है कि भाषा की हिंदुस्तानियत ही अहम चीज होनी चाहिए, और हम हिंदी लेखकों का यह प्रयास होना चाहिए कि हम जो हिंदुस्तानी भाषा जो कहीं ना कहीं सरकारी हिंदी में, संस्कृतनिष्ठ हिंदी में कहीं खो गई थी, उसको पुनर्जीवित करें। और इस मामले में गलत, मैं इस शब्दावली को बिल्कुल अप्रूव नहीं करती हूँ, नई वाली हिंदी। मैं मानती हूँ ये मेरी आगे की पीढ़ी के लेखक हैं और ये हिंदी में ही लिख रहे हैं। ये एक मार्केटिंग गिमिक जरूर बनाया गया जिसका खामियाजा इनकी किताबें भुगतती हैं कुछ आलोचकों द्वारा। देखिए, जिसको हिंदी पढ़ने का शौक है वो अपने से 20 साल छोटे का भी पढ़ेगा और अज्ञे को भी पढ़ेगा और हमें भी पढ़ेगा। पढ़ने की आदत की बात है। बात दूसरी जो आती है वो है लोकप्रियता की बात। क्यों इनकी चीजें ज्यादा लोकप्रिय हैं? तो एक बात तो बहुत उत्तेजित होके हालांकि मृणाल ने कही, लेकिन बात सही है कि अपने समय की जो भाषा होती है, हर कोई, चाहे तुलसी लिख रहे थे, चाहे अज्ञे लिख रहे थे, जैसे जैसे हिंदी का विकास होता गया वैसे वैसे उसमें परिवर्तन आना लाजमी था। तो जब आज की जो हमारी बोलचाल की भाषा है, हमारे बच्चों की बोलचाल की भाषा है, और कहीं ना कहीं बहुत छोटे से तबके में ये बात शुरू हुई है, जो दिव्य ने महसूस की, वैसा मैंने कभी महसूस नहीं किया। मुझे हमेशा एक पुअर कजिन की तरह ही, हिंदी को हमेशा एक पुअर कजिन की तरह ही माना गया, लेकिन दिव्य ने हो सकता है महसूस किया उस गेटअप में, उस सेटअप में जहां वो रहते थे। नीलोत्पल उसको महसूस करते हैं क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। इनका नया वाला गाना भी मैं परसों सुन रही थी और मैंने देखा कि उस पर भी इनको बहुत लाइक्स मिलते हैं। तो ये लोग हमारे समय के, आज के समय के प्रतिनिधि युवा कथाकार हैं। अगर हमको इनका आकलन करना, मैं बिल्कुल समीक्षक आलोचक कुछ नहीं हूं, बस एक लेखक हूं, लेकिन मुझे जो पढ़कर लगता है कि हमको अगर कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म करना है तो वाकई में इन लोगों को पढ़ना होगा। सभी आलोचकों को, लेखकों को बोलने से पहले पढ़ना होगा और तय करना होगा कि हम इनकी लोकप्रियता पे आक्षेप कर रहे हैं, इनकी भाषा पे कर रहे हैं, या हम इनके कथन क्राफ्ट पे कर रहे हैं। इतनी चीजें तो हमें करनी पड़ेगी। तो अगर हमको ये लग रहा है कि सरलीकृत हिंदी हो चुकी है और उसी को ये लोग रेजोनेट कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। जिस बात में बात संप्रेषित हो जाए, मान लीजिए इन्होंने पंचायत इलेक्शंस पे लिखा और वो बात मान लीजिए 5000 लोगों में भी पहुंच गई और एक क्रिटिकल अक्लेम के साथ पहुंच गई, एक क्रिटिसिज्म के क्रिटिक बतौर पहुंच गई, तो मुझे लगता है कि बात वहीं पर हो जाती है, सफल हो जाती है, इनका लिखना सार्थक हो जाता है। तीसरी एक और बात, लोकप्रियता इसलिए कहूंगी कि ये जो नई वाली हिंदी है, अभी मतलब मैं इसको झगड़ा तो नहीं कहना चाहती क्योंकि सब हिंदी की ही परंपरा के लेखक हैं, और लेकिन जो एक बीच में एक लेखकों का समूह है, उसके बरक्स इनकी हिंदी को ज्यादा लोकप्रियता, प्रचार मिला है, और कहीं ना कहीं बीच वाले समूह के लेखक पीछे छूट गया सा महसूस करते हैं। ठीक है, और उसके लिए अगर हम आज की तकनीकों का, पोर्टल्स का
जिसे शायद बाजार आप कह रहे हैं, वो बाजार न होकर आज का समाज है। मैं उसको आज की रियलिटी मानना चाहती हूँ। बाजार तो अहम रियलिटी है ही, लेकिन ये एक अहम रियलिटी है कि आज ट्विटर पे अगर आपने अपनी किताब के बारे में, चाहे वो कैसी भी किसी भी भाषा में लिखी किताब है, आपने नहीं 2 लाइनें डाली तो दुनिया नहीं जानेगी। वहां हजारों लाखों लोग ट्विटर की 2 लाइनों से अपने समय की और समाज की समझ को विकसित कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। समाज ऐसा ही हो चुका है और ये बाजार नहीं है, बाजार से शुरुआत हुई होगी, लेकिन अब ये हमारे समय का सामाजिक सच है। क्रूएल है, बहुत खराब है, घटिया है, सब कुछ है, लेकिन यही सच है। तो इसके लिए यदि हम कुछ प्रमोशनल चीजें करते हैं, यदि हम आगे बढ़कर किताबों को प्रमोट करते हैं, तो ठीक है, किताबों का अपना जीवन होता है। हो सकता है 1 साल तक आपकी किताब खूब बिके, हो सकता है 1 साल तक आपकी किताबों को बहुत सराहना मिले और मतलब उसकी बल्ले बल्ले होती रहे, लेकिन किताबें जो होती है, साहित्य जो होता है, उसका एक लंबा जीवन होता है। तो हमें जो फौरी लोकप्रियता है, ये है, इस पर भी बात करनी चाहिए। हमें कथन और कहन पे बात करनी चाहिए कि हाँ देखिए, ये नीलोत्पल ने जो लिखा है, क्राफ्ट में कमी लगी, ठीक है, ये लोकप्रिय बहुत हो गए, लेकिन यहाँ पे क्राफ्ट में कमी लगी। लेकिन भाषा के स्तर पे ये कहना कि इनमें शास्त्रीयता की कमी है या ये अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात से मैं इस बिल्कुल सहमत नहीं होती हूँ, क्योंकि जो अंग्रेजी वाली बात है, ये सही बात है, चाहे अज्ञे लिख रहे हो, चाहे राही मासूम रजा लिख रहे हो, चाहे मैं भी लिखती हूँ, तो जहां उद्धरण आते हैं, जैसे कहा रूसो का उद्धरण आएगा, कांत का आएगा, किसी का भी आएगा, तो हम उसी की भाषा का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। इस पे वंदना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। साहित्य की एक अपनी भाषा है और आज के साहित्य की भी एक अलग भाषा है, निस्संदेह, उससे मैं कोई परहेज नहीं है, मतभेद नहीं है। मैं तो पत्रकारिता की भाषा के संदर्भ में कह रहा था। आज की पत्रकारिता की भाषा देखिए, अखबारों की भाषा देखिए, भाषा मिश्रण के साथ साथ लिपि का भी मिश्रण होता है ना, कि फला एक हेडिंग दिया और लिख दिया डीएम रोमन में, सीएम, टीएम, एलओसी वगैरह। ये मैं तो इससे पूरी तरह सहमत हूँ और मुझे हाँ नहीं, मैं तो इससे पूरी तरह सहमत हूँ और मैं ये मानती हूँ कि साहित्यकार तो प्रयोग कर सकता है, लेखक प्रयोग जितना चाहे करे, उसको करने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन अखबार, मीडिया, पत्रकारिता ये नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रूएल बात है, क्योंकि ओपिनियन मेकर्स आज भी हमारे समाज के, आज खास तौर से टीवी जर्नलिस्ट और अखबार, जो भी मतलब शहरों में तो अब कोई अखबार पढ़ता नहीं है, सब अपने मोबाइल पर ही पढ़ते हैं, चाहे टीवी देखते हैं, लेकिन गांव देहात में अभी भी ओपिनियन मेकर का काम अखबार कर रहा है। तो अखबारी हिंदी को सचमुच पकड़ना चाहिए, कटघरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि वो एक गलत संदेश दे रहे हैं। किताबें कितनी बिकती हैं? ज्यादा से ज्यादा 10,000 बिकेंगी, 20-25, हो सकता है 1 लाख बिक जाए। हो सकता है कि हमारे यहाँ 2 साथी, युवा साथी, इनकी किताबें लाखों में बिकती हो, लेकिन वो ओपिनियन मेकर का काम नहीं कर रही है, वो फिर भी आपको एक साहित्य का आस्वाद दे रही है। तो जो मीडिया की भाषा है, जरूर, और मुझे विश्वास है कि इसमें नीलोत्पल, दिव्य दोनों मेरे साथ होंगे, उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा वंदना जी की बात में मैम, कि जैसे कि ये भी एक बोला जाता है कि हम लोग आज के समय की बोलचाल की भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं ये पूछता हूँ कि गोदान का जो पात्र होरी है या जो धनिया है, उसकी भाषा क्या प्रेमचंद की भाषा है जिसमें वो नरेट कर रहे हैं? नहीं, तो मैंने तो बताया ही ना। मैं कह रहा हूँ कि यही क्या कहा जा रहा है कि बोलचाल की भाषा, ये तो साहित्य जब लिखा जाएगा तो उसके पात्र तो अपने समय की भाषा बोलेंगे। साहित्य की जो भाषा होगी वो पात्रों की ही भाषा होगी। जैसे मैंने कहा कि मैंने खुद उर्दू का इस्तेमाल किया, मैं सरलता की बात कर रहा हूँ। क्या प्रेमचंद के पास धनिया क्या कठिन हिंदी बोलती है? वो सरल नहीं बोलेगी। देखिए कैसे बोलेगा? एक मिनट नीलोत्पल, इसमें देखिए आपको भी मंथन करना होगा।
सरल और सहज दो शब्द हैं, दोनों में बहुत बारीक फर्क है। हमें ये देखना होगा कि हम खुद क्या लिख रहे हैं, क्या हम सरल भाषा लिख रहे हैं? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं इस परसेप्शन पे बोल रहा हूँ कि बोल चाल की भाषा तो अपने समय का जब हम पात्र लेंगे तो अपने समय का पात्र तो अपने समय की बोलचाल की भाषा में बोलेगा ना। इसलिए तो मैंने गांव का पात्र, यही मैं कह रहा हूँ। तो ये उस पे तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये कोई नई बात भी नहीं है, ये नई बात भी नहीं है। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि कहानी या उपन्यास में दो तरह की भाषा होती है, एक नरेशन होता है और दूसरा संवाद होता है। तो नरेशन तो लेखक की भाषा होगी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि धनिया की भाषा प्रेमचंद की नहीं होगी, उन पात्रों की भाषा होगी। अगर उन पात्रों की भाषा आती है उसी रूप में या थोड़े से सुधरे रूप में, तो वह तो ऑथेंटिसिटी, विश्वसनीयता उससे बिल्कुल यही बात कहना चाह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। इसी को ये लोग ना हथियार बना के हमला करते हैं, इसी को लोग हमला करने के बोलचाल की बात ही नहीं थी, बोलचाल की वहां की बात ही नहीं थी, पत्रकारिता के संदर्भ में मैं बात कर रहा था, या जो भी लोग बात करते हैं। दिव्य जी चुप हैं, तो मैं आप पे आता हूँ कि वंदना मैम ने लोकप्रियता की बात की, और अभी हाल ही में नीलोत्पल जी की जब किताब आने वाली है, उसका वीडियो लॉन्च हुआ, तो सोशल मीडिया पे कुछ एक लोग थे, मैं नहीं कहूंगा कि बड़ा तबका था, कुछ एक लोग थे जो इसकी आलोचना कर रहे थे कि अब किताब आने से पहले वीडियो आने लगा। तो लोकप्रियता, मुझे भी कई बार लगता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, मेहनत करें, मैं एज अ रिपोर्टर अगर 3 दिन लगा के 4 दिन लगा के कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहा हूँ या आरटीआई फाइल करके, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मेरी चीजें 50 लोगों तक जाए। मैं अपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं डालूंगा उस वीडियो। मान लीजिए मैंने कोई वीडियो रिपोर्ट किया तो उसका छोटा सा हिस्सा क्यों नहीं डालूंगा। तो लोकप्रियता से डरने का मतलब और कोई अगर कोई लोकप्रिय हो रहा है तो उसका साथी उससे थोड़ा सा वो हो जाए, तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं? ये असल में क्या हुआ है ना, ये सोशल मीडिया पे जैसे मुझे लगता है मैं और नीलोत्पल रोज कम से कम 150 लोगों से 200 लोग ऐसे होंगे जो हम लोगों को कुछ ना कुछ लिखते हैं उल्टा सीधा, है ना। ये ज्यादा ही होता है किसी किसी दिन नंबर, अगर कुछ आप ओपिनियन ऐसी दे दें तो। मैं एक चीज ना, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इसको लेके, कि जैसे अगर आपको क्रिकेटर होना है, साहित्यकार होना है, डॉक्टर होना है, अच्छा जर्नलिस्ट होना है, इस बात में सालों लगते हैं ये बनने में। लेकिन आज की डेट में आलोचक बनने में ना एक डेटा पैक लगता है केवल, है ना। एक आप रिचार्ज कर रहे हो और आप बिल्कुल क्रिटिक हैं और आप एकदम से कुछ भी क्रिटिक कर सकते हैं। जो लोकप्रियता वाली बात है, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले लोग हैं जिसपे ऐसी बात हो रही है, हर जमाने में ऐसा होता है। अभी क्या हुआ है कि वो बहुत वोकल है, और अभी आप वो कोई एक स्मार्ट सी चीज बोलोगे ट्विटर पे और तुरंत स्क्रीनशॉट लगा के, और हम सारे लोगों ने ना एक इको चैम्बर बना रखा है सोशल मीडिया पे, कि जैसे जो मेरे को हमें क्रिटिक कर रहे हैं ना, वो हमारी टाइमलाइन पे वैसे नहीं दिखते, वो उनका एक अपना ग्रुप है 100 लोगों का, उसमें वैलिडेशन वो चलता रहता है। जैसे इसको ऐसे भी समझते हैं ना कि जैसे वो उनको है, जैसे मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो बहुत सारे जो आलोचक हैं या जो बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, वो बेचारे, जैसे मैं एक दिन में बहुत सरप्राइज हुआ। एक दिन मैं सुबह कभी कभार लिखने पढ़ने के हिसाब से जल्दी उठा, और मैं नॉर्मली सुबह मोबाइल नहीं चेक करता उसमें, लेकिन मैंने एक दिन देखा कि एक लड़के ने, जिसने बड़ी गालियां मेरे को लिख रखी थी, सुबह 6:30 बजे, है ना। और मुझे लगा, मुझे बड़ी दया आई उस पर कि सुबह 6:30 बजे कोई एक लड़का उठता है, मेरा कुछ पढ़ा लिखा हुआ देखता है वगैरह, और सुबह से वो शुरू हो जाता है, और दिन भर वो यही काम करता होगा, है ना, 25 बार करता है उसमें। तो मुझे बड़ी इस बात पे बड़ा खराब भी लगा कि कितना है और कितने लोग खाली घूम रहे हैं कि उनको कोई टाइम पास नहीं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने जो हमें लगता है कि एम्पावर किया है ना ये, और हम फलाने सेलिब्रिटी को या फलाने एक्स को या वाई को या जेड को ट्रोल करके हम अटेंशन ले लें, उनके लिए वो वैलिडेशन है लाइफ का, उस खाली जिंदगी का, वो बहुत समस्या। और इतने और होता क्या है कि आप कहीं ऑफिस में बैठे हो, कॉलेज में हो, उसमें करने में 5 मिनट लगता है। वही जो नीलोत्पल भी बात बोल रहे हैं ना, अगर आलोचना करनी है इस बात के लिए तो हम तैयार ही हैं कि आप क्राफ्ट पे करिए, हमारे शिल्प पे करिए। अभी हम शुरू हुए हैं भाई, ये 5 साल पुराने हैं हम लोग इस खेल में, है ना। 5 साल 7 साल, ये तो कुछ उम्र ही नहीं है हमारी, भी हम जस्ट पैदा हो रहे हैं इसमें। लेकिन वो होगा बाद में, लेकिन अभी किस बात पे हो रहा है, तो वो अब वो इन जनरल हर फील्ड में मैं देखता हूँ, एक्टर्स के साथ भी है, पॉलिटिशियंस के साथ भी है, सबके साथ में। और हम ना चाहते हुए भी, जो मुझे सबसे बड़ा दुख होता है इस पूरे उसमें, कि जो हमारे पढ़े लिखे, जो अपने आप को, जो कम से कम जिनकी 1 या 2 किताबें आ गई हैं, और जो अपने आप को जो राइटर मानते हैं कम से कम अपने दिमाग में, वो लोग भी ट्रोल की तरह जब बिहेव करते हैं तो और दुख होता है मुझे,
कि उनको, क्योंकि जैसे आप ये देख लो कि एक जो ट्रोल करने के लिए ना, एक क्या होता है ना, एक जो पुराने जमाने के बड़ा अच्छा शब्द है वो शाइस्तगी एक होती थी एक जमाने में ना, कि आप जब किसी को बुरा भी बोल रहे हो तो एक स्टाइल से बोलते थे, हाँ जरा बैठा के, मतलब चाय पिला के, अरे साहब आप बड़े अच्छे आदमी, लेकिन ये जो आप ये करते हैं ना, ये जो अपने नौकर को डांट देते हैं ना, ये अच्छा नहीं करते। वो शाइस्तगी चली गई है इस दुनिया से, दिक्कत है। और सोशल मीडिया में उसका स्कोप नहीं है अभी। जैसे मुझे पर्सनली, मेरे को बहुत जिसकी किताब खराब लगती है और मैं पढ़ के मैं उस राइटर को जिसकी भी मुझे सही नहीं लगी या लगा कि ये चीज गड़बड़ है, तो मैं हमेशा कभी पब्लिक उस पर नहीं लिखता, मैं उसको फोन करके बताता हूँ कि ये मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं पब्लिकली कई बार केवल इसलिए भी तारीफ करता हूँ, ये करता हूँ, क्योंकि देखो वो एक मेहनत की है उस आदमी ने ना, उसमें एक एफर्ट गया है। और अगर मैं उसको यहीं पे उसका गला घोट दूंगा तो शायद वो 5वीं किताब अच्छी लिख लेता, वो मर जाएगी। वो शायद 5वीं रिपोर्टिंग अपनी अच्छी कर लेता। हम लोग का काम, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगती है एज अ क्रिएटर, कि हमारा काम ये भी है कि जो खराब चीजें उसको इग्नोर करते हुए जो अच्छी चीजें उनको बढ़ाए भी, ताकि कहीं आपकी किसी बात से, और मैं आखिरी बात बोल के बात खत्म करूंगा, मैं हमेशा किताब लिखता था और मैं सोचता था पुराने जमाने में लोगों को चिट्ठी आती है, लोग घर आ जाते हैं मिलने, और शरदचंद के पास लोग चले जाते थे कि सर ये कैरेक्टर को मत मारिएगा, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी बीवी है, ये मेरे प्रेमिका है, इसको मारिएगा मत, जब किश्तों में आती थी। इब्ने बतूती जब आई किताब तो पहली बार मुझे 18-19 साल के बच्चों के और उनकी माताओं लोगों के 10-10 पेज के हाथ से लिखे हुए लेटर मिले। और जब वो लेटर आए मेरे पास लखनऊ में, सब वो रखे हुए हैं, और मैं कई बार ना बड़ा उससे सोचता हूँ, मतलब मेरे को कभी ना ऐसे, मैं बड़ा सीरियसली लेता नहीं था इस पूरे खेल को, और मुझे लगता था कि हाँ ये अभी मैं शुरू कर रहा हूँ और अभी मुझे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जब वो 8 पेज 10 पेज में आदमी या कोई लड़का या लड़की लिख रहा है कि हमारी माता जी ने ये बात मुझे बताई अपनी जवानी के दिनों की, जो कभी नहीं बताई थी, उन्होंने बताया अपने पहले लवर के बारे में जो कभी नहीं बताया था, तो जिम्मेदारी भी लगती है कि हाँ हम उस चीज को सही से लें और आगे बढ़ाएं, मतलब इस पूरे उसको। और बाकी तो मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा गाली देने वालों का रेशियो बढ़ता जाता है, वो आपके ब्रांड, वो मतलब वो बेचारे, उनको तो मगर कहीं मिले तो मैं पार्टी वार्टी दूं कि कम से कम ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे, इतना तो काम अच्छा कर ही रहे हैं वो, और करते रहना चाहिए। हाँ हाँ। तो चंद्रदेव यादव सर, आप कुछ कहना चाहते हैं लोकप्रियता को लेकर? एक जो कई बातें होती है कि जो किताब बसंत, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अभी दिव्य ने जो टच किया कि लोकप्रियता का जो टूल्स इस्तेमाल करें, तो सोशल मीडिया जाहिर है अभी नई बात है तो यहाँ कर रहे हैं। डिकेंस के बारे में, चार्ल्स डिकेंस के बारे में मैंने पढ़ा था, औद्योगिक क्रांति के आसपास का उनका सारा लेखन है, और उस दौर में बड़ी मुफलिसी आ गई थी पूरे इंग्लैंड में, और आपको पता है कि उसी के बाद ये सारा औपनिवेशवाद और ये सब शुरू होता है। तो डिकेंस क्या करते थे, लोग आते नहीं थे उनकी किताब बिकने, मतलब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो किताबें खरीद सके, और डिकेंस तब तक एक स्थापित और पॉपुलर राइटर हो चुके थे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, डिकेंस पूरा सिनेमा हॉल, थिएटर, सिनेमा हॉल तो नहीं होगा उस वक्त, थिएटर था, थिएटर बुक करते थे और आकर अपनी किताब से रीडिंग्स करते थे, और उसके लिए मतलब बहुत मिनिमल पैसा था। जैसे किताब अगर 100 रुपए की है तो वो 10 पैसे में टिकट मिलता था, और लोग हजारों की संख्या में डिकेंस को सुनने जाते थे। उनके चैप्टर्स, ये होता था डिकेंस रीडिंग चैप्टर 1 टुडे, तो उसमें 500 लोग गए, 1000 लोग गए, 10-10 पैसे जो भी होते थे। तो ये जो बात है, ये जो इल्जाम लगता है, मैं इससे बिल्कुल वाकियत नहीं रखती हूँ कि कभी भी ये प्रचार और ये जो मोहब्बत की आकांक्षा, ये प्रचार की आकांक्षा नहीं लेकिन मोहब्बत की आकांक्षा है कि मैं जब लिख रही हूँ तो अलमारी में ठूसने के लिए मैं नहीं लिख रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ जैसे पैनल में 4 लोग मौजूद हैं, चारों मुझे पढ़ें, भले ही वो उसके बारे में अच्छा फील करें या ना करें, पर शब्द जो निकल गया कलम से, उसे तलाश रहती है कि लोग उसे पढ़ें। ठीक है, एक जमाने में वैसे होता था, आज ऐसे होता है, इसमें कोई बुरी बात मुझे तो नहीं लगती है। और प्रचार से बचना है क्यों? मेहनत तो आदमी उसी के लिए कर रहा है ना, कि लोगों तक पहुंचने के लिए। हाँ, लेकिन आत्ममुग्धता से मुझे मालूम है, इस पे ये आता है कि जब हमने लिखना शुरू किया था तब भी ये इल्जाम लगा था कि बहुत आत्ममुग्ध पीढ़ी है ये। आप पूछ लीजिए मेरी पीढ़ी के सारे लेखकों से, देखते हैं कितना चलेगी। चल गए, 15 साल तो हो ही गए लिखते लिखते। अरे अच्छा लिखा बुरा लिखा, टिके रहे मैदान में।
तो अब हमारा आकलन हो सकता है। अभी इन लोगों ने लिखना शुरू किया है, लिखते रहेंगे। वैसे ही जो सरवाइव करेगा, दुनिया ऐसी निर्मम है, जो सरवाइव करेगा उसके बारे में बात हो ही जाएगी अंततः। ठीक है ना जी यही बात है। अब हम आखिरी चरण की तरफ हैं। चंद्रदेव सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने कहा तो मैंने कहा कि मैं भी एक छोटी सी टिप्पणी कर देता हूं कि मैंने कोरोना काल में एक लेख लिखना शुरू किया। उसमें देखा मैंने कि लोग कह रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं कि ये थोक के भाव, ट्रक यही टनों कविताएं लिखी जा रही हैं, कहानियां लिखी जा रही हैं, है ना, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो मैंने उसका बचाव किया और कहा कि कम से कम, मैंने कई लोगों से बात की तो कहा कि नहीं, इतना जल्दी किसी चीज पर रचनाकार, गंभीर रचनाकार नहीं लिखता है। तो मैंने उस पर विचार किया तो मुझे लगा कि नहीं, कम से कम जो लोग लिख रहे हैं, जिस भी भाषा में, जिस भी तरह से लिख रहे हैं, कच्चापन भले हो, लेकिन कम से कम अपने समय का इतिहास तो दर्ज कर रहे हैं। जी। लोकप्रिय साहित्य मेरे ख्याल से जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, लोकप्रिय साहित्य और क्लासिक साहित्य, तो निस्संदेह लोकप्रिय साहित्य कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन क्लासिक साहित्य तो जानते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए कालजयी होता है। लेकिन इसी में से कुछ रचनाएं निकल करके आती हैं। तो हम लिखें, अपने समय का इतिहास लिखें, समय को लिखें, समस्याओं को लिखें। लेकिन एक चीज है, मैं नामवर जी की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए कहूंगा कि इस साहित्य में बहुत से लोगों के लेखन में व्यापकता, उनका एक निबंध है, व्यापकता और गहराई, वो चीज इसमें उसकी कमी होती है। लोकप्रिय साहित्य में ये चीज मुझे दिखाई देती है। और एक चीज जो नीलोत्पल जी कह रहे हैं ना कि फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर यहाँ वहां जो लोग आलोचना करते हैं, वो दरअसल आलोचना जानते ही नहीं है क्या होती है। आलोचना का आमतौर पर लोग जानते हैं कि बुराई, निंदा करना, लेकिन इसका अर्थ होता नहीं, आप सभी जानते, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आलोचना वहां बहुत कम होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक छोटी सी सार्थक टिप्पणी करते हैं। बाकी लोग तो किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं जो निगेटिव होती है, उसी पर लेखक पर पिल पड़ते हैं। वो वहां आलोचना नहीं है, आलोचना के लिए वहां स्कोप भी नहीं है। वहां पर तो पसंद कीजिए और कुछ प्रशंसा कीजिए या कुछ थोड़ी संतुलित टिप्पणी कर दीजिए, ये ठीक होता है। और दूसरा, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो गालियां देने लगते हैं या उसके खिलाफ, उसमें जो होता नहीं उससे रिलेटेड कोई और चीज प्रसंग छेड़ करके लेखक को ना टारगेट कर लेते हैं, वो दूसरी बात है। तो साहित्य इस समय जो लिखा जा रहा है एक जैसा नहीं है, लेकिन भाषा का तेवर, विमर्शों का दौर चल रहा है, भाषा का तेवर, वहां आक्रामकता भी है, नयापन भी है और खुलापन भी है, उन्मुक्तता भी है। आप चाहे दलित को ले लीजिए, चाहे स्त्री को ले लीजिए, आदिवासी को, अपनी बात को पूरी गंभीरता से, पूरी गहराई से और खुले मन से लिख रहे हैं, है ना। तो ये चीजें वो उनकी नई भाषा में आ रही हैं, उस भाषा से अभी हमारा परिचय नहीं था। तो दोनों चीजें नई हैं, वह बिल्कुल नया साहित्य है और नई अनुभूतियों और संवेदनाओं और विचारों का साहित्य और नई भाषा भी है, और इसलिए वो काबिल तारीफ है। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे समय को जानने के लिए बहुत जरूरी है। मैं हिंदी का ही पाठक हूँ, हिंदी किताबें ज्यादा पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। कोशिश करता हूँ क्योंकि हम जर्नलिज्म के पेशे में आधी चीजें, आधे डॉक्यूमेंट तो इंग्लिश में ही मिलता है। लेकिन मेरा अपना अनुभव रहा है कि हिंदी में काफी लोग बहुत सारा चीज पढ़ते नहीं, मतलब किताबें, खासकर जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं। आप शायद मुझसे ना इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मैं अपने क्लास में 40 हमारे क्लास में छात्र थे, मैं जामिया से ही पढ़ा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उसमें से 5 के अलावा बाकी लोग किताबें पढ़ते होंगे। तो आप मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सुनने वाले हमारे शो को देखेंगे, पढ़ना क्यों जरूरी है, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें आप लोग कि ये किताबें जरूर पढ़नी चाहिए अगर कोई भी जो नया पढ़ना शुरू कर रहे हैं, या हर आदमी को कुछ किताबें जरूर होती है कि आपको पढ़ना चाहिए, तो ये आप लोगों से जानना चाहता हूँ। अब हम लोग बहस से इतर अब थोड़ा सा अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। आप शुरू करें वंदा मैम, तो फिर हम लोग बताते हैं। पढ़ना तो जरूरी है। मुझे लगता है कि आपके अंदर के जो अंतर्द्वंद है, खुशी है, इश्क मुश्क है, और इस तरह की तमाम तरह की जो बातें होती है जो शायद हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो पढ़ने से हमें एक साझेदारी का मतलब एक फीलिंग देती है कि
मान लीजिए इन्होंने इब्न बतूती की बात कही, तो सचमुच उसको पढ़ के लगा हाँ किसी माँ की कहानी जब कही जा रही है, तो बहुत सारे लोग अपनी माँ या नानी दादी उसको इमेजिन करने, तो साझेदारी जब महसूस होती है किसी के लिखे हुए से या किसी किताब से, तो आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुलते हैं, साथ साथ आप अंदर से हल्के भी होते हैं। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। प्लस ये जरूर बात है कि पढ़ने की बात जो बसंत ने कही, मैं उससे बिल्कुल मतलब अग्री करती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ, अपने इर्द गिर्द भी देखती हूँ, मेरे बहुत सारे ब्रिलियंट लड़के लड़कियां जो स्कूल में पढ़ते थे, आज कहीं कोई किताब नहीं पढ़ता है, और मैं जो इक्का दुक्का किताब लिख चुकी हूँ उसी के बारे में बोलते ओ माय गॉड दैट इज ग्रेट। क्या ग्रेट है इसमें? कुछ नहीं है। 4 किताबें लिख लेना कोई ग्रेट नहीं है एक लेखक के लिए। नॉन लेखक के लिए अलग बात हो सकती है, लेकिन उनको वो बहुत खुश होते हैं कि तुमने लिखा, लेकिन वो जहमत नहीं उठा सकते किसी भी किताब को पढ़ने की। और वो अंग्रेजीदा लोग हैं, हिंदी में उनका परिष्कार और पले बड़े हैं, मतलब पहली भाषा उनकी हिंदी है, इसके बावजूद ये मेरे एज ग्रुप के लोगों की त्रासदी है। बाकी उसके बाद के लोगों की त्रासदी है, वो करियर बनाने में इतना व्यस्त है कि उनको पढ़ने का, साहित्य से, लिटरेचर से उनका मौका, मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं बनता है। इसके बावजूद जब कभी जरूरत होती है तो मैं देखती हूँ कि किताब ही आपको आपके क्राइसिस से निकालने की मदद करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने रोंडा ब्राइन्स का नाम सुना होगा, एक द सीक्रेट करके एक किताब आई थी, दिव्या आपने सुना होगा, वो बहुत ही फेमस, उसकी पूरे विश्व में करोड़ों प्रतियां बिकी, और वो इसलिए था द सीक्रेट, उसने यूनिवर्स और मनुष्य के एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस जो होता है, जो अस्तित्ववाद का संकट है, उसको एक स्पिरिचुअल ढंग से टैकल करके बताया। तो जो नॉन रीडर्स थे, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, उन्होंने भी उसकी किताब को हिंदी, और उसका तर्जुमा शायद पता नहीं किस प्रकाशन से हुआ है, हिंदी में भी वो किताब उपलब्ध है, उसकी हिंदी की भी हजारों कॉपियां बिकी। और तो ये दिखाता है कि जब आप क्राइसिस में होते हैं तो आप किताब की तलाश करते हैं, जब आप अपने जैसी समस्याओं से जूझते हैं, या एक जैसे अभी कोविड पर किताबें आई, इस तरह से जब भी कोई इस तरह की बात आती है, और ये एक, मुझे पता नहीं ये कितना सच है, लेकिन कहीं एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि विदेश में, तो यहाँ का नहीं पता, प्रकाशकों से पूछने पर पता चलेगा, कोविड जैसी क्राइसिस के दौरान किताब की बम्पर सेल हुई, किताबें बहुत ज्यादा पढ़ी गई। तो कहीं ना कहीं असुरक्षा से भी किताबें हमें निकालती हैं, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और किनको पढ़ना जरूरी है, ये आपके आस्वाद पर और आपकी पर्सनल क्राइसिस पे भी डिपेंड करता है। तो मैं नाम 4-5 नहीं ले सकती, मैं अपने बारे में जरूर बता सकती हूँ कभी भविष्य में कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, लेकिन ये जरूरी। जी चंद्रदेव सर, आप कुछ कहेंगे? हाँ, मैं इस बारे में ये कहूंगा कि पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि पढ़ने का मतलब है कि हम लेखक के जीवन और लेखक के अनुभव और उसके विचारों से जुड़ते हैं। लेखक के जरिए हम उस जीवन जगत से जुड़ते हैं जो उसने अपनी किताब में लिखा है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं जानेंगे, तो चाहे जहाँ का जीवन हो, हमें एक नया अनुभव देता है, नया ज्ञान देता है, नया विचार देता है, आइडिया देता है पढ़ने के लिए। किताबें हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ से सीखेंगे? ये तो चीजें क्षणिक हैं जो आपको गूगल पर और दूसरी अन्य जगहों पर मिल जाती हैं, लेकिन किताबों में स्थायित्व है। और निस्संदेह वंदना जी करिए सुरक्षा देती है, एक सुरक्षा का भाव पैदा होता है। तो आपको पढ़ने के लिए ये बेहद जरूरी है, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको उस जीवन से, उस जगत से, या खुद अपने आसपास की दुनिया से आप कट जाएंगे, उसको नहीं जान पाएंगे। इसलिए पढ़ना बेहद जरूरी है। नीलोत्पल सर, आप तो यूपीएससी की तैयारी करते थे, काफी कठिन होता है, उसमें से कैसे समय निकालते थे पढ़ने के लिए? और आपको क्यों लगा था, मतलब आप आज लिख रहे हैं, इसका मतलब आपकी पूरी तैयारी रहेगी पढ़ाई वढ़ाई की, तो जो बताएं कि क्यों पढ़ना चाहिए, मैं ये समझना चाहता हूँ। मतलब आप किसी लेखक के लिए पूछ रहे हैं या नहीं जीवन नहीं, के लिए? मैं जो आम लोग, जैसे मैं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, लेकिन मुझे किताबें क्यों अरे पढ़नी वो तो चाहिए? किताबों की क्या बोलते हैं उपयोगिता पर, ये तो एक ऐसा बात है जैसे ईश्वर जरूरी है,
जी आपकी आस्था के लिए, आपके जीवन के लिए किताब जरूरी है। इस पर तो कोई लंबी बात ही नहीं कही जा सकती। सांस जैसे जरूरी है, आपको किताब जरूरी है। मैं लिखने वालों के लिए भले एक बात बोल सकता हूँ प्लीज। कि आपको उपन्यास पढ़ के उपन्यास लिखना नहीं आएगा। अगर कोई युवा पढ़ना लिखना चाहता है तो उसको कोर्स की तरह रेसिपी पढ़ना होगा, उसको इतिहास पढ़ना होगा, उसको भूगोल की किताब पढ़नी होगी, उसको अर्थशास्त्र की किताब पढ़नी होगी, उसको समाजशास्त्र की किताब पढ़नी होगी, उसको विदेश नीति पे किताब पढ़ना चाहिए, उसको आर्ट कला संस्कृति पर किताब पढ़ना चाहिए, अगर उसको दर्शन पे किताब पढ़ना चाहिए। अगर वो इसमें रुचि नहीं रखता है तो उसको लगता है कि उसके जीवन की घटने वाली घटनाओं का संस्मरण ही लेखक बना देगा, तो वो एक किताब हो भी सकता है हो जाए। अगर वो अपने लेखन की दुनिया का क्या बोलते हैं फैजल खान है तो हो सकता है दूसरा भी लिख दे, है ना, तीसरा भी लिख दे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लेखक हैं तो आप रेसिपी पढ़िए। आप नीलोत्पल और दिव्य प्रकाश दुबे को पढ़ के लेखक नहीं बन पाएंगे। आपको उसमें काम का कुछ मिल जाए, लेखक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हम भी किसी को पढ़ के लेखक नहीं हुए। मेरे पीछे कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिसको पढ़ के मैं लेखक बनने के लिए प्रेरित हो गया हूं। मैं सीखता हूं प्रेमचंद को पढ़ के, मैं रेणु को पढ़ के सीखता हूं। मुझे लगता है कि मैं अमरकांत की कहानियां पढ़ रहा हूं तो कुछ सीख रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं कतई उपन्यास पढ़ के उपन्यास मेरे पीछे ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो मुझे उपन्यास सिखा दे। एक बात आखिरी बोल के मैं विदा लूंगा कि लोकप्रियता का प्रश्न ये किसी लेखक से मत पूछिए, ये उसके हाथ में नहीं है। हम लोकप्रिय हुए कि अलोकप्रिय हुए, कौन पढ़ा गया, किसकी किताबें कितनी बिकी, ये प्रश्न कभी मत पूछिए लेखक से, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है। हम फेसबुक पर उतना ही करते हैं जितना हिंदी का सबसे पवित्र व्यक्ति करता होगा, सबसे शुद्ध व्यक्ति करता है, सबसे नैतिक व्यक्ति करता है, कि अपनी किताब की सूचना देता है, अपनी किताब के एक बार फोटो लगा देता है, बस। आप उसके बाद अगर पाठक 1000 फोटो भेजता है तो वो 1000 पाठकों के सम्मान में 1000 फोटो लगाता है। अगर पाठक 10,000 कमेंट करता है तो लेखक 10,000 पाठकों के सम्मान में 10,000 बार कमेंट करता है। अगर उसके पास ईश्वर ने दे दिया कि वो गाना गा सकता है तो वो गाना गा के पाठक के बीच में जाता है। ईश्वर ने उसको दे दिया कि वो कविता लिख सकता है तो वो अपने कंठ से कविता लेके जाता है। कभी किसी लेखक से मत पूछिए कि तुम्हारी किताबें कितनी बिकी, कैसे बिकी, ये पाठक से पूछिए, वही जानता है, वही लिखने वालों का खुदा है, वही भगवान है, उसको समझ में है कि हमको किसको बढ़ाना है। ये हम लोग के पल्ले वाली चीज ही नहीं है। हम लोग इस पर बेकार माथा लगाते हैं ना, बेकार हम लोग इस पे अपना ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। नीलोत्पल जी 5 मिनट बाद आप जाइएगा, फिर मैं दिव्य जी आप क्या कहेंगे इस पे? 5 मिनट में चीजें खत्म होंगी। जो किताब क्यों पढ़नी चाहिए इसका तो बहुत आसान जवाब है कि जैसे अगर आप अमेरिकन कार में बैठे या यूरोपियन कार में बैठे उसको चलाएं तो आप अमेरिका या यूरोप के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। लेकिन वहां की जो घटिया से घटिया किताब अगर आप पढ़ लीजिए, जो वहां का मे बी पल्प हो या जो सबसे घटिया किताब हो, वो पढ़ के भी आप अमेरिका और यूरोप के बारे में ज्यादा जान जाएंगे। हम लोग पढ़ते इसीलिए ना कि हम जान जाएं कि ये हम इतनी नामों में हम इतनी बार ना चढ़ना पड़े, कोई और भी पहले चढ़ के गया है, हम जान जाए। एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट होता है, एक आप अपने आप को एक दिमागी कसरत भी करते हैं, एक इमेजिनेशन डेवलप होता है और एक अलग दुनिया में जाते हैं। जैसे एक मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे कंप्यूटर साइंस के, उन्होंने बड़ी सही बात बताई। उन्होंने गॉडफादर पढ़ी और उनका अगले दिन एमटेक का पेपर था, IIT से पढ़ रहे थे और अगले दिन पेपर में फेल हो गए वो गॉडफादर पढ़ते पढ़ते, क्योंकि गॉडफादर उनको इतनी अच्छी लगी। गॉडफादर जब रिलीज हुई तो गॉडफादर देखने ही नहीं गए। उन्होंने बोला कि यार ये 80 रुपए का टिकट होगा और ये मेरी इमेजिनेशन खराब कर देगा, जो मैंने किताब पढ़ के इमेजिनेशन बनाई। तो वो जो पावर देती हैं किताबें, वो और कोई चीज दे ही नहीं सकती, मतलब इस पूरी दुनिया में। एक तो ये चीज है। दूसरी, किताबें क्यों पढ़नी चाहिए उसका बड़ा फाइनेंशियल रीजन मैं आपको बताता हूँ। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं वो सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, है ना। आपके साथ के जो 40 लोग हैं, मैं लिख के बात दे सकता हूँ कि जो 5 लोग किताबें पढ़ते होंगे अगले 15 साल के स्पैन में वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे उन लोगों से जो किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये बात मैं लिख के आज की डेट में दे सकता हूँ, मतलब इसमें मतलब मेरी सारी वसीयत नाम कर सकता हूँ जितना भी है मेरे पास इस बात को लेकर, क्योंकि वो दायरा बढ़ाता है ना आपका। सारा खेल इस दायरे को बढ़ाने का है, जहां से हम खड़े हुए हैं और जहां तक हम पहुंचेंगे। रही बात हाँ, नीलोत्पल की एक बात से बस मैं डिसएग्री करता हूँ। पहली बात कि जैसे किताबों के जो नंबर हैं वो आपको राइटर से नहीं आलोचक से पूछने चाहिए, और जितने वो नंबर बताएं उसमें 10 से गुणा कर देना चाहिए तो उससे सही नंबर पता चल जाएगा। जो किताबें मुझे जो लगता है कि पढ़नी चाहिए, जैसे मैं पर्सनली मुझे लगता है कि एक तो आपको 1-2 किताबों से शुरू करके अपना टेस्ट डेवलप करना चाहिए कभी भी।
जो भी आप मतलब एक आध कोई बता देगा, लेकिन हर किसी की अपनी जर्नी अलग होती है। मुझे मेरे कॉलेज सीनियर ने, बड़ी किस्मत की बात थी कि मुझे चांद चाहिए दे दी थी, और मैं तब हाथ से उसके जो लाइन में अंडरलाइन करता था, मैं अपने रजिस्टर में नोट करता था, याद करके थिएटर की तरह सुनाता था लोगों को। मैं अभी भी पुरानी शेखर एक जीवनी कम से कम 1-1.5 घंटे सुना सकता हूँ, मतलब उतना याद रहता था एक समय पे। लेकिन वो धीरे 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 आपको अपने राइटर सोचने चाहिए कि हम किनको करें। अगर मुझे 2 लोगों का नाम लेना हो तो मैं राही मासूम रजा का नाम लूंगा और मनोहर श्याम जोशी का, कि इनको पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि दोनों ने बहुत विजुअल राइटिंग भी की। दोनों लोग जितना लिख सकते थे उससे बहुत कम किताबें लिख के गए। तो और एक वो जर्नी दिखेगी, और किसी भी राइटर को पढ़े रिस्पेक्टिव, चाहे ये हो चाहे अंग्रेजी हो। एक जो मुझे लगता है कि जो एक अप्रोच जो फॉलो करना चाहिए, उसके राइटर की आखिरी से लेके पहली किताब तक पढ़ना चाहिए। किसी कम से कम एक लेखक तो ऐसा हो जिसकी हमने सब कुछ पढ़ा हो जो उसका है, मतलब कम से कम, ऐसे तो 10 लोग होने चाहिए हालांकि, लेकिन ये इस जर्नी पे देखेंगे तो एज अ पाठक भी आप वो जर्नी देख पाएंगे। और आखिरी बात कि कभी भी, मतलब मैं अक्सर ये बोलता हूँ, कभी जिंदा लोगों की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, और अगर पढ़नी भी चाहिए तो उनसे नहीं पूछना चाहिए कि ये क्यों लिखा था या वो क्यों लिखा था, क्योंकि ये मानना चाहिए जिसकी भी आप किताब पढ़े कि अब मर चुका है, ताकि वो कोई जवाब देने के लिए नहीं आता, आपको अपने आप ही फिगर आउट करना है। तो बस यही है युवाओं के नाम बिस्मिल का संदेश। काफी अच्छी बातचीत रही, और मतलब और भी हो सकती है, लेकिन बता रहे हैं कि 1 घंटा से ज्यादा हो गया। तो मैं चाहूंगा कि ये बातचीत अभी मैंने परसों, शायद परसों से गाना सुनना शुरू किया, मतलब जब आपका यार जादूगर अभी आया है। और पहले भी गाने सुनते रहा हूँ 2-4, लेकिन परसों से जब यूट्यूब पे आपका नाम डाल के 2-3 बिहार को लेकर एक गाना है, जमीन नहीं देंगे, तो काफी मुझे पसंद आया आपका गाना। तो मैं चाहूंगा कि यार जादूगर, जो आपकी किताब भी आने वाली है, उस गाने का अगर आप 2 लाइन सर गुनगुना दें तो काफी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। मैं गुनगुना दूंगा, आपका आदेश है, लेकिन आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पसंद आया, और आपके पसंद आने में मेरी कोई मार्केटिंग नहीं है जी। इसमें कोई नई वाली हिंदी का गिमिक नहीं है, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, हमने कहीं से कोई बाजार के टूल का इस्तेमाल नहीं किया। आदमी जैसे अपने हल्के फुल्के क्षणों में अपने निजी जीवन की भी तस्वीरें डाल रहा है फेसबुक पे, हमने कम से कम मेहनत करके एक क्राफ्ट के तहत एक गाना डाला, और बसंत जी को पसंद आया। अरे यार जादूगर तेरी माया कोई समझ न पाया, अरे पहले बनाई सोने की लंका फिर सोने को जलाया, यार जादूगर कहाँ तेरा घर, अरे यार जादूगर कहाँ तेरा घर, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, कौन नचैया नाच नचाए रचे है खेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, यार जादूगर हो जैसे बीन के आगे नागन, जैसे झूमे मसान में जोगन, वैसे हम माया के आगे, माया हमसे आगे भागे, माया हमसे आगे भागे लेके करम का थैला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, यार जादूगर कहाँ तेरा घर। वाह, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हम आज ये बातचीत यहाँ खत्म करते हैं, और जो लोग भी देख रहे हैं उनको नई हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद आपका भी वसंत, और सबों का धन्यवाद, सबों को प्रणाम। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।